सभी का नमस्कार और सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के केपी एस्ट्रोलॉजी के वेबिनार में। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हम दिलीप सर के नाम को इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतने फेमस हैं। पर फिर भी उनके बारे में बताती हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले ही उनके साथ में एक सर्वतोभद्र चक्र का कोर्स चल रहा है और सर बहुत विधाओं में एक्सपर्ट है। मतलब हमारी गिनती कम पड़ जाएगी, इतनी विधाएं सर को आती हैं। इतने नॉलेजेबल हैं पर उतने ही हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। वो ज्ञान देने में कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। तो ऐसे आपको लगेगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी तो हमें आती है, उसमें क्या सीखना है, पर उसमें पिन पॉइंट करना कि कोई इवेंट कब होगा, यह कला हर किसी को नहीं आती है। और जिस तरीके से सर सिखाते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अ, मैं आगे सर से प्रार्थना करूंगी कि सर इस विषय में प्रकाश डालें थोड़ा। ओवर टू यू दिलीप सर। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आपका सबका स्वागत है। और पहले अग्रवाल मैडम ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, तो पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमारे साथी हैं, जैसे कि डॉक्टर कुबल, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इत्यादि सर्व हमारे साथी है, हमारे विद्यार्थी भी है, उनका सबका स्वागत है। तो हमको आज सीखना है कि केपी पिन पॉइंट। तो केपी पिन पॉइंट ये ऐसा सब्जेक्ट है, उसका जन्म ही केपी से ही हुआ है। तो सारी बातें जो है हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। उसमें जैसे पहले तो ज़िंदगी में इंसान का फलादेश क्या होता है, आदमी कौन बनेगा, क्या बनेगा, कौन से मायना से उसको यश मिलेगा या मिलेगा नहीं, तो वो सारे जो चीज़ें हैं, तो कृष्णमूर्ति के जैसे सिस्टम के आधार पर हम उनको जैसे कि फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर 249 का भी उपयोग किया जाएगा। तो 249 तो सभी लोगों को पता है, लेकिन वो 249 खाली क्वेश्चन जो कुंडली होती है और LSRD के लिए वापरते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति के अंदर हमारी समस्या के बिना हम हमारा जीवन कैसे चला जाएगा, तो जीवन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसके बारे में हम कथन कर सकते हैं। जैसे कि एक इंसान की उम्र क्या होगी, तो हम तभी महादशा का उपयोग करेंगे। उस आधार पर उसके बाद में वो जब युवा होगा, उसके बाद में उसका कारोबार, पढ़ाई, उसके बारे में सोचते हैं। तो जैसे पत्रिका हम लगाएंगे, जो भी पत्रिका रहेगी, उसका जीवन कैसे गया होगा और उसमें क्या क्या चीज़ों की हानि हुई होगी या फ़ायदा हुआ होगा, उसका जो कि यश है, तो यश के ऊपर कैसे वो कौन से प्रोफेशन में जाएगा, और उस आधार पर जो सब है उसके ऊपर काफ़ी निर्णय डिपेंड है कि वहाँ पर जैसे सब में जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट कौन से है। तो सारे 9 ग्रह जो है हम उसमें इकट्ठा करते हैं। तो सब जो ग्रह के जो स्लॉट है वो हम गोचर में वापरते हैं, ट्रांजिट में। तो उसको भ्रमण करने के लिए कितना समय लगेगा और उस काम में कभी बाधा आएगी या बाधा नहीं आएगी, तो उसका सारा फलादेश हमको कैसे करना है, तो हम वो सिखाएंगे। अभी ये क्लास जो है जयेश भाई का है, जयेश भाई का भी मैं स्वागत करता हूँ। तो जयेश भाई ने मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी है, और अग्रवाल मैडम का भी स्वागत करता हूँ कि जैसे उन्होंने जो परिचय किया है, तो उस आधार पर हमारा क्लास जो है, तो उसमें गुरु साहब भी है जो पूरा टेक्निकल साइड देखते हैं, तो उनका भी स्वागत करता हूँ। और सारे विद्यार्थी जो है, वो विद्यार्थियों का स्वागत है। तो यहाँ पर जैसे कि पहले हम कुंडली में ये आज का जो व्याख्यान है, लेक्चर है, वो इंट्रोडक्टरी है। तो वहाँ पर प्रास्ताविक व्याख्यान के अंदर हमको क्या सोचना चाहिए, हमारे को सवाल जवाब करना है, तो उसमें से क्या देखा जाएगा। इंसान का जैसे केपी कुंडली के अंदर भाव चलित होता है, तो भाव चलित में भी हम अकॉर्डिंग टू डिग्री भाव चलित का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन भाव चलित भी गया
तो भी सब में परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। और बहुत सारी बातें जो है वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब जैसे कि कुंडली लगाना है, तो जो कुंडली के पहले अगर किसी को कुछ पूछना हो तो सवाल करें, तो मैं उसका जवाब आपको दे सकता हूँ। तो पूरा मैनेजमेंट अग्रवाल मैडम के पास है, तो वो पूरा कंट्रोल करेंगे, क्या ज़रूर सब करेंगे। तो उसमें आप पूछिए, उनको हैंड राइज करना है, विनोद जी कीजिए। पूछिए। सर मुझे ये बोलना था, आपका वेलकम है सर क्लास के लिए। मगर उसमें क्या है सर, आवाज बहुत कम आ रही मुझे। तो मुझे ऐसे लगता है थोड़ा आपका ना वॉल्यूम वहां से कुछ आप बढ़ा सकते हैं, तो हम लोगों को भी थोड़ा समझ में आएगा सर। और थोड़ा स्पीड अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल रखें ताकि सबको समझ में आए। दो हाँ, सर स्पीड रिक्वेस्ट है तो आपसे। नॉर्मल है ये। अभी देखिए, आवाज़ बराबर आ रही है? हाँ नहीं, थोड़ा पता नहीं मुझे कुछ नहीं, आ फिर रही वो है, आ रही है सर। नहीं। आ रही आ है रही है आवाज। ना? ठीक है आ रही है ठीक है आवाज। सर, ओके सर, ओके सर, हाँ, ओके। आ रही है। ठीक है, अभी सब जयराज जी बोलिए। सर मेरे को बोलिए। ये पूछना है कि अपन को पिन पॉइंट केपी एस्ट्रोलॉजी करने से पहले तो अपन को बर्थ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, बीटीआर। क्योंकि जब भी पिन पॉइंट हो पाएगा तो सबसे पहले अगर अगर हम लोग बीटीआर करना सिखा दें तभी पिन पॉइंट कर सकते हैं, नहीं तो पिन पॉइंट नहीं हो पाएगा कहीं भी कभी भी। देखिए, ऐसा है कि जिसको अपने क्योंकि टाइम का बिन पता नहीं। बिन सुनिए, बात सुनिए, क्योंकि बात सब सुनिए। लॉट तो बदल जाते हैं, सब लॉट और से ये सब। भाई साहब, सब पता है। काफ़ी समय से हम कोशिश करते हैं सिखाने की, लेकिन बीटीआर हर टाइम किया नहीं जाता है। जो आप मुझे समय देंगे तो बीटीआर का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? ये खाली इंट्रोडक्शन लेक्चर है। जब हम एक्चुअल लेक्चर शुरू करेंगे तो सिस्टम पता करेंगे कि भाई बीटीआर किया जाए कि नहीं किया जाए। हर कुंडली में बीटीआर की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका टाइम मिस्टेक है, आपका काम मिस्टेक है, तो सब बदलने के लिए कितना समय लगेगा? आपने कभी अगर समझो बीटीआर सीखा होगा तो मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि आप बीटीआर जो है वो कैसा रेक्टिफिकेशन करते हैं। आपको कुछ नॉलेज है उसके बारे में? बताइए। नहीं, बीटीआर की ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। तो मुझे फिर सवाल नॉलेज ही नहीं नहीं है। आता है। मैं आपको बताता हूँ, बीटीआर में हमारे खानदान में हाँ। हमारा जो जीन होता है, जैसे डीएनए होता है, उसी तरह से आपके जीवन में आपके पति है, आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, आपका परिवार है, उसमें से शोध करके बीटीआर फिक्स किया जाता है। उसकी राशि कौन सी है, तो वो जो चीज़ है वो जो मेन मुख्य केपी होता है। तो खाली बीटीआर लोगों ने जो अभी तैयार किया है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में जैसे हम पारंपरिक ज्योतिष के अंदर नौमास फिक्स करते हैं, तो नौमास फिक्स करने के लिए 11 मिनट का फ़र्क होता है। यहाँ पर इतने मिनट लगते नहीं हैं। तो शायद समझो कि सब चेंज होता है, तो कभी कभी कौन से नक्षत्र का सब रहेगा उस आधार पर उसको चेंज करने के लिए 2 मिनट 3 मिनट का फ़र्क रहेगा। तो 2-3 मिनट में सब का सब जो है लास्ट में बदल हो सकता है। जी। बात दीना जी ध्यान में आई? पूछिए। हाँ, बोलिए। अ, नमस्ते सर, थैंक यू। नमस्ते, पहले तो नमस्ते। ये ग्रुप में नीतू जी ने ऐड किया कि ये आ रहे हैं। मेरा कोई वजह से 2-3 दिन से जुड़ नहीं पा रही थी, आज जुड़ी है। मैं क्या बोल रही है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, जीरो है। तो हाँ, ये मेरे लिए कितना काम करेगा? देखिए, एस्ट्रोलॉजी ये हम जो सिखाने वाले हैं, तो ना यहाँ एडवांस है, ना यहाँ बेसिक है। ये एक सिस्टम है। अगर समझो थोड़ा भी आपको मालूम होगा, जैसे प्लैनेट क्या है, राशियाँ क्या है, हाँ, नक्षत्र वो क्या पता है, है। हाँ, तो फिर आप उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्टी किसको ओके। है कि जिसको जीरो नॉलेज है और वो पहले दिन एंटर कर रहा है हम जूनियर में। तो जैसे कि जूनियर क्लास में जाते हैं, तो ये जूनियर नहीं है। थोड़ा सा आपको मालूमात होनी चाहिए कि ग्रह की स्थिति क्या होती है, ग्रह क्या देता है, नहीं, क्या देता है। वो नहीं पता है। हाँ, तो वो सिखाएंगे वो ना, नहीं पता। वो सिखाएंगे। ओके। विनोद जी ओके। पूछिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, अभी जैसा आपने बताया कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ना। अब यस। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, अगर मेरा बर्थ टाइम मेरा मुझे पक्का बराबर पक्का पता है, उसका रिकॉर्ड है, तो फिर वो रेक्टिफिकेशन का सर उसमें कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं हाँ है।
मेरे केस में मैं बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। बराबर। हाँ, उसमें क्या हुआ कि 8/58 का जन्म है, हम्म, और जो 8/58 में था तो जो भी धनु लग्न था, ठीक है। हम्म, और 10 बजे 8-9 बजे ये मकर लग्न आ गया। तो अभी वो क्या हो गया कि इतना मतलब 2 मिनट में फर्क हो गया वो। तो अभी उसमें क्या होता है, बहुत बार मैं कंसल्टेंसी के लिए जाता हूँ ना, तो रेक्टिफाई करके बोलते नहीं नहीं आपका धनु लग्न है। अभी मुझे ये सवाल पड़ता है कि मैं व्हाट शुड बी माय एक्चुअल लग्न। देखो पहली बात तो ऐसा है कि आपका वृश्चिक लग्न कंफर्म है। वृश्चिक नहीं सर, मकर, धनु या मकर। अभी उसमें टाइम में कितने साल, कौन से साल का जन्म है? मैं बताता हूँ, 61 का, 1961 का जन्म। 1961, 1961। हाँ हाँ बराबर है, तारीख क्या है पूरी? 21 21 दिसंबर हाँ 1961, हाँ। अभी 1961 एंड इक्कीस एट ट्वेंटी फिफ्टी नाइन ओ ट्वेंटी क्लॉक 9 o'clock, हाँ नाइन 21। 9 AM। 1 मिनट थोड़ा धीरे जाइए। 21 दिसंबर का पता चला तो वृश्चिक का रवि है, समझ गए? वृश्चिक का रवि है, और प्रांत कौन सा है आपका? कहाँ जन्म मुंबई, हुआ है? मुंबई। मुंबई। हाँ मुंबई में जन्म हुआ है, तो वहाँ पर जो 12वें स्थान के अंदर सूर्य आया होगा, और 21 तारीख को जो सूर्य की स्थिति रहेगी तो वो कितने डिग्री की रहेगी? तो 6 डिग्री की रहेगी, बराबर है। दिसंबर ना, 21 दिसंबर है दिसंबर सर। है ना? 21 दिसंबर है ना? दिसंबर, इक्कीस हाँ दिसंबर तो उन्नीस धनु सौ राशि का इकसठ है। सुबह नौ हाँ बजे तो सवेरे 9 बजे में ऐसा है कि वो लग्न जो है वो धनु लग्न, धनु राशि का रवि रहेगा, और 6 डिग्री का रहेगा, मूला नक्षत्र में। समझ गए? बात समझ में सर, आई? बट एक्चुअल एक्चुअल डालते हैं तो मकर आ जाता है। नहीं वो भी कैसे जब मकर हम भी? लोग अभी सपोज आप इसमें डालते हाँ हैं ना, हाँ बताता हूँ, कुंडली देखिए में ऐसा जैसा है। इसमें। बॉम्बे बॉम्बे के अंदर जो उदित लग्न है वो देरी से है, तो उसके अंदर अगर हम डालते हैं तो 9 बजे का मकर लग्न ही आएगा। अभी उसके अच्छा, अंदर, हाँ उसके अंदर आपने 9:58 या 8:58 का समय दिया है, तो वहाँ पर लग्न चेंज होगा। हाँ नहीं, अच्छा मेरा 9 बजे का ही देखिए। टाइमिंग है। उन लोग वो हाँ 58 का लेके करते हैं, अभी एक्चुअली दूसरे देखिए लोग जो ऐसा है। करते हैं। हाँ वो करते देखिए होंगे। देखिए, मैं एक चीज़ हाँ बताती हूँ कि ये कोर्स आप जैसे लोगों के लिए जिन्हें कन्फ्यूजन है, जब आप कोर्स करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएँगी। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि और लोगों का टाइम भी करेक्ट कर पाएँगे। ओके, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, देखिए, पूर्णा थैंक नमस्ते यू, जी बाद आप में नीतू। हैं? पूछते हैं सर। नमस्ते नीतू मैडम। मैं नमस्कार सर। नमस्ते। नीतू जी मैं बस एक ही बात बोल रही थी कि क्वेश्चन हाँ, आंसर का सारा समय चला जाता है, कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो वो क्लास शुरू की जाए, क्वेश्चन आंसर का समय बाद में रखाया जाया करे हर क्लास में, तो ज्यादा ओके, बेहतर होगा, क्योंकि सर अपने आप से बहुत अच्छा बताते हैं। ये क्वेश्चन आंसर ले लेने से हमारा समय बर्बाद जाता है। ओके, थैंक यू पूर्णा जी। आप हाँ बिल्कुल अभी सही बोल रही हैं। अभी ऐसा है मैडम, आपने कहा वो परफेक्ट है। कई लोग ऐसा है कि एक तो टेस्ट करने के लिए आते हैं, और दूसरा अपना भविष्य बोलना है उनको या सुनना है, इसीलिए एंटर होते हैं, और इन बिटवीन 10 मिनट के अंदर अपना भविष्य सुन के बाद में क्लास अटेंड नहीं करते। ये आपकी बात सही है। जी दिलीप सर। देवरे सर, एक मिनट सर। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हम्म, पहले सभी को म्यूट कर दीजिए, कोई डिस्कशन नहीं करना है, अभी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं। पहले सबसे पहले सर आप। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर, एक बार मैंने म्यूट किया था, म्यूट ऑल। हाँ बोलिए, बोलिए सर, बोलिए बोलिए, जयेश जी सुन रहा हूँ मैं। अनम्यूट कर लीजिए। एक ही मिनट, अभी देखो हो गया ना? हाँ हाँ, जी हो गया हाँ। सर। अच्छा, जय श्री कृष्णा, सॉरी फॉर जय श्री ज्वाइनिंग कृष्ण। लेट टुडे। यस, थोड़ा जय मेरा श्री हाथ का कृष्ण। प्रॉब्लम हुआ है और ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा दिक्कत हुआ था। एनीवेज, अभी मैं इसलिए इंटरवेन करना पड़ रहा है कि पहले तो जो मतलब आज का अपना जो वेबिनार का टॉपिक है कि एक्यूरेट प्रिडिक्शन कैसे करें टाइमिंग ऑफ द इवेंट का, उसके ऊपर पहले डिस्कशन करें, और उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर आज करेंगे। बाकी का जो भी होगा वो डिटेल में कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे सर। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और सभी से रिक्वेस्ट है कि लेट अस बी फोकस्ड ऑन आवर
टुडेस एक्टिविटी टारगेट। आज का हमारा जी जो वेबिनार है वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन कैसे करें, टाइमिंग ऑफ द इवेंट कैसे करें, उसके लिए सर हमें गाइडेंस देंगे। तो प्लीज उनको सुनिए। क्वेश्चन आंसर के सेशन में आप अपने जो भी क्वेश्चन आंसर थे पूछिए, थ्रू सभी को अभी म्यूट कर दीजिए। सिर्फ जो होस्ट और को होस्ट है उनके अलावा सभी को म्यूट कर दो। और सभी के ओके वीडियो क्यों ऑन थे, मैंने आपके वीडियो ऑफ, तो इतना ध्यान रखो ध्रुव। दिलीप सर आपको जो हाँ हाँ, आज नमस्ते। हमने बात ऐसा करना है, है। जैसा है जयेश भाई, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि मेरा भविष्य कैसा जाएगा, उसमें इंटरेस्ट रहता है और खुद के बारे में सवाल पूछते हैं। एजुकेशन कम होता है। जी सर, अभी स्टार्ट करते हैं हम। सर हाँ, बोलिए। अब आप बोलिए सर। नहीं, अभी तो पहली तो ऐसा है मैडम कि मैं इजाज़त चाहूँगा कि पत्रिका जो है वो हमको लगाने की इजाज़त दीजिए। जी सर, बिल्कुल। तो हम पत्रिका पहले लगाते हैं, तो वहाँ पर पत्रिका के अंदर आप तारीख और टाइम नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम आगे जाएंगे और एक एक करके हम पत्रिका का फलादेश करते जाएंगे। जैसे 4 अगस्त 1975 दोपहर को 1:17 मुंबई का जन्म है। 4 अगस्त 1975 13:17 मुंबई। ओके, टाइम सब जी लिख लिया सर। आपने? जी फाइन। अभी ये पत्रिका जो है उसके अंदर पहले हमको लग्न देखना है। हमेशा कोई भी लग्न जो आता है, अभी ये लग्न तुला लग्न आप ध्यान में रखिए। और लग्न स्थान का अधिपति कर्क राशि में दशम स्थान में है, ये भी ध्यान में रखिए। ओके, केपी में कोई योग नहीं होता। नहीं तो बोलेंगे वो केंद्र योग है, वो समसप्तक है, तो ये केपी की भाषा नहीं है। केपी में सब के ऊपर और सबके सब लॉर्ड के ऊपर ही ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है और रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। समझ गए? उसके बाद में हम देखेंगे तो टू दी पॉइंट में जाएंगे, तो केपी पिन पॉइंट के अंदर हमको क्या देखना है उसकी हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि ये हम कुंडली लगाते हैं तो ये है ग्रह की स्थिति। तो ग्रह की स्थिति कैसा है कि 204 का लग्न है। मतलब 204 का लग्न कैसे है, तो लग्न तुला राशि का ही है और वो शुक्र की राशि है और उसके अंदर नक्षत्र जो है गुरु का है, मतलब वो विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र का आरंभ तुला राशि में 20 डिग्री पर शुरू होता है। उसका सब जो है वो बुध का है। जब गुरु का नक्षत्र से लग्न आरंभ होता है तो गुरु से पहला गुरु आता है, फिर उसके बाद में जैसे हम देखते हैं तो दशा के अनुसार शनि का सब बनेगा, उसके बाद में बुध का जब बनेगा। तो ये तीसरा सब है नक्षत्र के अंदर, ये ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे तो सब का सब जो है वो कौन सा आया है, तो मंगल है। तो मंगल जब सब होता है तो पहले गुरु होता है, उसके बाद में गुरु के बाद में शनि आता है, शनि के बाद में बुध आता है, बुध के बाद में केतु, केतु के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में रवि, रवि के बाद में चंद्रमा और आखिर में मंगल आता है। तो इसमें फलादेश देने की सिस्टम, ये लग्न स्थान के ऊपर पहला अम्मल किसका रहेगा, तो पहला अम्मल रहेगा, ऐसे काट पाट मत करो यार, गलत बात है। पहला अम्मल रहेगा शुक्र, हमारा विचार क्या रहेगा, तो शुक्र का। उसके बाद में नक्षत्र जो है वो गुरु का है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी, बीटीआर हो या और भी कुछ भी हो वो चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद में उसका सब जो है वो हमारा मूल जो सब है, जैसे अंग है हमारा, वो बुध का रहेगा। हमारे विचार जैसे लग्न के विचार कौन से रहेंगे, तो बुध के रहेंगे। अभी ये जो बीटीआर के बारे में जो लोग चर्चा कर रहे थे, तो वो बीटीआर खाली आपको लग्न में बदल होगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह की स्थिति में आपको कला और विकला में चंद्रमा का फर्क आएगा। पहले सबसे पहले चंद्रमा का फर्क आएगा। और जैसे कि सूर्य 107 पे है, तो सूर्य कर्क राशि में 160 डिग्री आती है, तो कर्क का शुक्र है। अरे क्यों ऐसा करते ये हो लाइव प्लीज में? इस पे स्क्रीन पे लाइनें मत डालिए, रिक्वेस्ट है।
अरे रॉन्ग है, आप प्लीज मत करिए। आपको पोस्ट कर दूंगा इसे, तो पहले समझ लो। 107 मतलब कर्क राशि है, कर्क राशि में बुध का नक्षत्र मतलब आश्लेषा है। आश्लेषा में पहला सब जो है वो बुध का है, मतलब नक्षत्र के आरंभ में बुध आया हुआ है। तो जातक को सूर्य का फल बुध के आधार पर ही मिलेगा, मतलब बुध का जो कैरेक्टर है वो हमको ख्याल रखना चाहिए और उसी आधार पर हमको सूर्य का फलादेश मिलेगा। तो कर्क राशि कहाँ पर आई? तो कर्क राशि जो है तुला लग्न को दशम स्थान में आई हुई है। तो दशम स्थान में जैसे भाव चलित में वो भाग्य स्थान में चला गया है, तो वो मिथुन का नहीं रहेगा। जहाँ पर 160 डिग्री है वो 160 डिग्री का ही रहेगा, 107, और उसमें कोई भी बदल नहीं होगा। जो फलादेश है पिन पॉइंट के अंदर वो 107 अंश का ही रहेगा, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम समझो भाव चेंज करने जाएंगे तो हमारा फलादेश गलत हो जाएगा। हम अयनांश केपी के वापरते हैं और भाव चलित में भाव बदलता है, ग्रह बदलता है, भाव नहीं बदलता, क्योंकि भाव जो है 204 का ही रहेगा। और उसके बाद में जैसे कि जो सूर्य जो है वो कर्क राशि का ही है। उसके बाद में हम जाएंगे तो वहाँ पर चंद्रमा जो है, तो चंद्रमा कौन से राशि में? तो बुध की दो राशि आती है, एक राशि आती है कन्या, एक राशि आती है मिथुन। अगर समझो यहाँ पर सूर्य चंद्रमा का है और बुध की राशि मिथुन रहेगी, तो मिथुन राशि में ही सूर्य और चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में ही, जैसे चंद्रमा कर्क का सूर्य कर्क का है और बुध मिथुन का है। तो मूल कुंडली में हमने देखेंगे तो डिग्री कौन सी है? तो 65, 20 डिग्री का एक होता है, तो 30 डिग्री, 30, 60, और 5 मतलब वहाँ पर हम मृगशीर्ष नक्षत्र का पहला जो है मंगल का नक्षत्र रहेगा मृगशीर्ष, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। और उसका सब जो है वो है सूर्य। तो यहाँ पर जो चार्ट लगाया हुआ है, तो कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर ये 65 मतलब किसी को पता नहीं होगा, लेकिन उसमें 30 अंश की एक राशि होती है और दूसरी राशि 60 अंश की हो जाएगी, और तीसरी राशि जो होगी मिथुन 5 डिग्री की, उसका जो नक्षत्र है वो है मृगशीर्ष और उसका सब जो है वो सूर्य है। समझ गए? अभी ये जानकारी के लिए हम जाएंगे आगे। तो मंगल, मंगल जो है 29 में है, तो 29 में मतलब वो मेष का ही रहेगा। तो मेष में पहला जो नक्षत्र है वो कौन सा है? सूर्य का, मतलब कृत्तिका। समझ गए? कृत्तिका। और उसके बाद में कृत्तिका के अंदर राहु का सब है, तो राहु का सब होने से वहाँ पर हम फलादेश राहु के सब के आधार पर देंगे। मतलब मंगल जो है वो चाहे खुद के राशि में हो, सूर्य के नक्षत्र में हो, लेकिन उसका सब जो है वो राहु का ही हम कैलकुलेट करेंगे। और मंगल जो है हम देखेंगे तो तुला राशि में सामने वाली राशि मेष आती है, तो लग्न के सामने सप्तम स्थान में मंगल बैठा हुआ है, तो भाव का फलित और सब का फलित उसको हम जोड़ के उसके जीवन में क्या क्या हो सकता है ऐसा हम विचार करेंगे। उसके बाद में आता है बुध। बुध यहाँ पर अस्त लिखा है, तो भी अस्त का मीनिंग कुछ भी नहीं है। अस्त होगा तो भी ग्रह फलादेश देता है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर बुध जो है वो चंद्रमा के राशि में है, मतलब कर्क राशि में है, और बुध कर्क राशि में है और बुध के ही प्लीज सब स्क्रीन में को है। कोई भी स्क्रॉल मत करिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। क्लास में पढ़िए, क्लास पर ध्यान दीजिए, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है इससे। जी सर, सॉरी। तो बुध जो है वो चंद्रमा की राशि में है, कर्क राशि में, उसका सब जो है वो है अश्लेषा नक्षत्र। अब अश्लेषा नक्षत्र आरंभ कब होता है और अंत कब होता है? तो जैसे हम देखेंगे तो 30, 90, 120, तो 121 में जाएगा सिंह राशि के अंदर। समझ गए? तो यहाँ पर 120 को सिंह राशि में जाएगा, तो यहाँ पर बुध का सब आया है, तो वो अश्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण है। तो ये अश्लेषा नक्षत्र है। उसके बाद में शुक्र का सब आया हुआ है, तो ये शुक्र के ऊपर हम फलित करेंगे चंद्रमा का।
गुरु जो है 1 अंश का है और वो अश्विनी नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र में, मतलब कि लॉर्ड केतु है मगर नक्षत्र अश्विनी है, और उसका सब जो है वो शुक्र है। तो यह इसी तरह से गुरु का भी फलादेश, तो हमको डिग्री लेफ्ट साइड में जो डिग्रियाँ लिखी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। शुक्र 138 है और सूर्य की राशि में है, मतलब सिंह राशि के अंदर है। वहाँ पर दिखाया गया था कि वो कर्क राशि में, मैंने कहा लग्न दशम में है, लेकिन वो सूर्य की राशि में है तो सूर्य का ही फल देगा। सूर्य की राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, तो इसीलिए वहाँ पर शुक्र का फलित जो रहेगा, और उसमें राहु है, तो शुक्र और राहु दोनों का, और उस राहु में राहु है, तो मतलब यहाँ पर सिंह राशि में बैठने के बाद में भी, शुक्र के नक्षत्र में बैठने के बाद में भी वहाँ पर शुक्र और शुक्र राहु के ही तरफ मुड़ रहा है, इसीलिए फलादेश में बाधा आ सकती है। उसके बाद में शनि है 91 में 90 को शुरू होता है कर्क लग्न। कर्क लग्न में पहला सब जो है वहाँ पर राशि कर्क है, और गुरु जो है वो पहला सब में आया हुआ है, तो वहाँ पर हम देखेंगे तो राशि में चेंज हो गया, तो वहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो लागू पड़ता है चतुर्थ चरण को, समझ गए। तो ये ख्याल रखनी चाहिए जो लोगों ने केपी किया है, जो लोग ने पारंपरिक किया है, तो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर जो चौथा चरण है उसमें ही शनि महाराज का स्थान अभी ग्रहण किया गया है, तो मतलब गुरु का नक्षत्र रहा तो पुनर्वसु, ये बेसिक आपको अभ्यास करना जरूरी है। और गुरु जो है राहु के सब में है, फिर उसके बाद में सब का सब ऑप्शनल है, वो गुरु का सब है, तो हमको ऑप्शनल ऑल द टाइम देखना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शन है या ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, जैसे कौन बनेगा करोड़पति करते हैं उसी तरह का ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, तो लास्ट का ऑप्शन जो है सब का सब है, तो वहाँ पर सुधार हो सकता है। राहु जो है वहाँ पर देखेंगे हम तो मंगल के इसके अंदर है, तो 213 में वृश्चिक राशि आती है, तो वृश्चिक राशि जो है उसका अधिपति मंगल है और उसका सब अनुराधा नक्षत्र है, तो अनुराधा नक्षत्र के शनि का सब है, नक्षत्र अनुराधा शनि का है और उसका सब आया है, मतलब नक्षत्र के आरंभ में ही सब जो है वो शनि का ही आएगा, और उसमें ऑप्शनल आपको बुध का सब है। केतु जो है वो 33 है, तो वृश्चिक राशि के सामने वाली राशि जो है वो राशि कौन सी आती है, तो वृषभ राशि है। वृषभ राशि का आरंभ 30 डिग्री को होता है, तो ये 33 है, शुक्र की राशि है, सूर्य का सब है, मतलब कृत्तिका नक्षत्र है, और उसके बाद में कृत्तिका के अंदर शनि का सब आया हुआ है, और शनि में सब का सब शुक्र आया है। ये इंट्रोडक्शन जो है आपको चार्ट का, पहले आपके क्लाइंट आएंगे तो उस क्लाइंट को आपको देखना चाहिए कि कौन से सब अच्छे हैं और कौन से सब बुरे हैं, कौन से प्लानिटरी पोजीशन, कौन सा हाउस, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिग्री आपको देखना है। हम भाव चलित में जाएंगे तो हमारा प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। हमको ध्यान देना चाहिए डिग्री के ऊपर। डिग्री कभी भी चेंज नहीं हो सकती जो हम केपी अनाउंस लगाते हैं, तो क्योंकि केपी अनाउंस के अंदर उन्होंने अपना साहित्य बनाया हुआ है और वो साहित्य जो है वो केपी से ही वर्क होगा। अभी किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसरिंग दूंगा, पहले ये बात समझ लीजिए। सर मुझे लगता है कि आप कंटिन्यू करिए, क्वेश्चन आंसर हम एंड में ही ले लेंगे। नहीं, अभी ये चार्ट का मैडम अगर समझो किसी को नहीं समझ आया हो, ये चार्ट रिलेटेड दिस चार्ट। ओके ठीक है, जो सर ने अभी समझाया है कि ग्रह कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से सब में है और सब में है, इस चार्ट को देख के अगर किसी को पढ़ना नहीं आ रहा है तो वो प्लीज पूछिए। पूर्णा जी बताइए। जी, मैं ये पूछना चाहती थी यहाँ पे, जैसे कि इसमें मंगल है, मंगल का जो नक्षत्र सब लॉर्ड बनाया राहु, आवाज है ना? आवाज एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट जी जी सर। हाँ, वो वायर निकल गया अभी मैडम बोलिए।
मैं ये बोल रही थी, जैसे ये जो राहु है और जो केतु है, जैसे कि गुरु है ये केतु के नक्षत्र में है, हाँ, तो बाय द वे कि जब राहु या केतु सब में आते हैं, तो क्या ये इसी का ही परिणाम होगा, इसी का ही फल देंगे? नहीं, आप एक ग्रह के बारे में पूछिए। हाँ, अभी जैसे देखिए कि हाँ, जैसे कि जैसे सूर्य है ना, हाँ ये बुध के ही नक्षत्र में है और हाँ बुध के ही सब में है, पर हाँ राहु के सब में है। तो हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि राहु का परिणाम सूर्य देगा क्या? हाँ। अभी सुनिए, सूर्य 160 डिग्री पर है, चंद्र की राशि में है, मतलब कर्क राशि में है। कर्क राशि हाँ में बुध के नक्षत्र में, मतलब आश्लेषा नक्षत्र का परिणाम तो 100% है। तो हाँ। इसीलिए आपको अगर पिन पॉइंट केपी सीखना है तो पहले आश्लेषा नक्षत्र की एक्टिविटीज क्या रहेगी ये हमको पहले सोचना चाहिए। नक्षत्र नक्षत्र से आरंभ सब जो बनता है तो वो बुध है। तो इसको राहु की आवश्यकता नहीं है, इसको बुध की आवश्यकता है। क्यों? कि नक्षत्र स्वामी कौन है? बुध है। जी। तो बुध के बाद में हम वापस जाएंगे। समझो कि हमारे को बहुत ही अच्छा स्थान मिला है और हम आगे बढ़ते हैं तो राहु के बाद जाते हैं तो हमारा नुकसान होगा। तो पहले ख्याल अच्छा। रखिए, ऑप्शनल हमेशा, ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केपी पिन पॉइंट। जैसे ठीक है। हमको और मिला सर है, हमारी किस्मत में बुध मिला है, जी। शुभ ग्रह है, तो वहां पर बुध अगर मिला है तो हम राहु के पास क्यों जाएं? ठीक है। जी अगर सर, वहां और जैसे जी, हाँ बोलिए, बोलिए। मंगल है, जैसे सर मंगल हाँ है, हाँ सूर्य के नक्षत्र में है और राहु के सब में है, हाँ तो यहाँ पर हम किसको लेंगे पहले, सूर्य हाँ। को लेंगे या राहु को? नहीं, अभी नक्षत्र लॉर्ड तो सूर्य है, उसको हम मिटा नहीं सकते। लेकिन हमारे जी। पास दो ऑप्शन है, एक राहु और एक शनि। हाँ और वहां पर कष्ट ही कष्ट है, वो किसी के पास भी जाए। हाँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आप जो भी सवाल जी पूछेंगे मैं उसका आपको पूरा जरूर। जो वर्णन है वो बताऊंगा। तो जी। जैसे ये बालक जन्म लिया होगा, उसको पहले हम देखेंगे कि राहु के पहले का सब कौन सा है। तो राहु के पहले का सब है मंगल। जी। तो हाँ। उसकी बदकिस्मती है कि वो राहु के सब में जन्म लिया है, तो उसको तो भोगना ही है, उसमें अच्छा। परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि उसमें कोई, हम कितनी भी कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। तो राहु से थोड़ा बेटर कौन है? तो शनि है। जी। देखो, अभी मैं आपको तजुर्बे के तौर पर बताता हूँ। आपको जी। लोहा गर्म करने के लिए अग्नि की आवश्यकता है या नहीं? है। तो उस समय में शनि लोहा है जी। और मंगल अग्नि है। जी। तो जिन जिन लोगों के पत्रिका के अंदर अगर आप शनि और मंगल का योग अगर देखते हैं पिन पॉइंट में, हाँ, जी। तो हमारी फर्स्ट चॉइस होगी शनि, राहु नहीं। अगर राहु अच्छा। का हम चॉइस करेंगे तो राहु आपको आगे जाने के लिए रोकेगा और वहाँ पर आपकी तरक्की नहीं होगी। अगर समझो पिन पॉइंट का अगर हम फलादेश करते हैं तो वहाँ पर राहु के सब से अगर कोई गुजर रहा है तो उसको गुजरने के बाद में शनि के सब में गुजरना ही है और ठहरना है। जी। उसका अंतिम निवास जो है वो शनि है। अच्छा। जी मेरी सर। भाषा समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से बताया आपने। यस। थैंक यू विनोद जी सर। पूछिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि अभी ये जो सब है और सब निकाला है ना सर, वो कैसे निकाला जाता है सर? हाँ, उसके अभी बारे वो में मैं जरा आगे बताइए। की हाँ क्लास में बताता हूँ। सिखाया जाएगा। अभी सिर्फ एक बार इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, आगे सब सिखाया जाएगा। ठीक है। हम्म। ओके, और थैंक यू। शालिग्राम, बोलिए। शालिग्राम जी पूछिए। शालिग्राम जी अपना क्वेश्चन हाँ पूछिए। हाँ हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, आज पहली क्लास है ना? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ आज हाँ तो हाँ, वो ये पूछ रहा था जो अभी पिछले वालों ने पूछा ना, कि हाँ ये सब कैसे आए। हाँ नक्षत्र तो मालूम, जैसे अपने वैदिक में चरण स्वामी को अपन नक्षत्र स्वामी मतलब उसका चरण मानते हैं।
और फिर ये सब कैसे आया, ये अभी पूछा था, वही मैं पूछ रहा था। ऐसा है, ठीक। नियम नियम बताता हूँ मैं आपको। जी नियम नियम में ऐसा है साहब कि जो हमारी विश्वोत्तरी महादशा है, जी विश्वोत्तरी महादशा मीना राव करके एक इंसान थे, जी उन्होंने उसको तैयार किया था। जी तो उसी महादशा का इस्तेमाल कृष्णमूर्ति जी ने किया। जी और उसके अंदर जैसे कि आपने पूछा कि बुध के बाद में शुक्र का सब कैसे आया, जी। कौन सा सब पूछते हैं आप, पूछिए, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। जैसे तुला लग्न है, उसमें उसका स्वामी शुक्र हो गया, शुक्र का हाँ नक्षत्र स्वामी गुरु कैसे आए, ये पूछ रहा था। हाँ, शुक्र का नक्षत्र स्वामी जैसे है कि विशाखा नक्षत्र जो है वो 20 डिग्री पर शुरू होता है। जी, किसमें? इसका तुला मतलब वही राशि में। चरण स्वामी हुआ। नहीं नहीं, 1 मिनट, चरण स्वामी नहीं। आरंभ जो है विशाखा नक्षत्र का आरंभ 20 डिग्री को होता है इन तुला राशि, जी जी समझ गए? जी तो लिब्रा में वो 20 डिग्री को होगा, जी लेकिन अगर गुरु से पहला आरंभ गुरु का ही होगा तो वो जी एक्यूरेट 20 डिग्री पर ही रहेगा। जी जी लेकिन गुरु के बाद में दशा आती है राहु की, जी आती है। शनि की। गुरु के पहले राहु की नहीं है, तो शनि की नहीं, आती है। वैदिक में तो हाँ, गुरु के बाद शनि की आती है वैदिक में। और शनि के बाद में बुध आता है। बुध आता है। जी सर। हाँ, तो उसका जो टॉलरेंस है वो जी टॉलरेंस कितने डिग्री का रहेगा, टॉलरेंस है जी वो टॉलरेंस यदा कदाचित 3 डिग्री का रह सकता है। जी कैसे रहेगा आपको बता रहा हूँ मैं। जी सूर्य 107 पे है, जी तो 107 मतलब 90 के ऊपर हम देखेंगे तो जी वहाँ पर अब सॉरी 204 में हम देखते हैं जी तो तुला राशि का आरंभ कितने समय पर होता है? जी 180 पर तुला राशि का आरंभ होता है। जी समाप्ति कन्या राशि की 180 में होता है, वो इक्वेटर है हमारा, जी बिल्कुल। शरद संपात बिंदु। जी बिल्कुल। 180 पे हम 24 डालेंगे तो कितना हो गया? 204। जी तो 204 में 200 में मैंने आपको कहा कि जी वहां पर विशाखा नक्षत्र का आरंभ होता है। अच्छा अच्छा, ऐसा करना है, जैसे 13-20 का एक नक्षत्र हो गया, तो हाँ 193-20 तक तो वो रहा नक्षत्र जो भी हो। उसके हाँ बाद फिर विशाखा मतलब गुरु का नक्षत्र शुरू हाँ होता होगा। जी हाँ। तो गुरु का जी जी नक्षत्र शुरू हो गया तो जी सिस्टम से पूछिए, मैं आपको सिस्टम से सब बता दूंगा। मेरे पास जी कोई बिल्कुल। अखबार नहीं है ना डायरी जी है, जी हमारी डायरी हमारा दिमाग है, समझ गए? जी तो जी वहाँ पर शुक्र का समाप्ति काल कौन सा है, तो ये जो राशि है आखिरी जो सब है उसका, वो जी वहाँ पर कौन सा रहेगा, तो गुरु जो है वो नक्षत्र स्वामी है। जी इसमें नक्षत्र स्वामी चेंज अभी नहीं होगा, जी क्योंकि इसके बाद वाला नक्षत्र स्वामी आएगा अनुराधा का, वो जी आएगा जी शनि, जी समझ गए? जी अनुराधा का, क्योंकि ये जी त्रिपाद नक्षत्र है, जी इसको अवेलेबल तुला राशि के अंदर 10 डिग्री का उपलब्ध होता है। जी तो ये 204 है, तो 204 मतलब 200 से मैंने आपको शुरू किया था, तो जी यहाँ पर बुध आया, मतलब कैसे 4 डिग्री हमारी बात हुई थी, तो जी गुरु का सब के बाद में बुध का सब आया, गुरु का जी नक्षत्र में बुध का सब आया। तो जी उसका जो अंतर है, गुरु के जी बाद में आने वाला पहला गुरु का सब है, गुरु के बाद में शनि, और शनि के जी बाद में बुध। तो जी शनि का सब जो है अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्री का है, जी। जी मतलब सर। सर 204 अभी हम में से। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ, एक अ, मिनट एक मैं मैडम प्लीज प्लीज जरा सुन लेने दीजिए। अच्छा, मुझे 204 लगा में, हो गया, सही, सॉरी नहीं, सॉरी। 204 में से 2 घटा दिए तो 202 रहे। जी बिल्कुल। तो 202 के बाद में बुध का सब लगता है, ये जी जी कैलकुलेट करके रखिए। जी और उसके बाद में बुध के अंदर मंगल का सब है, वो अभी जी मैं चार्ट लगाऊंगा तो आपको बताऊंगा। जी, वही चार्ट चाहिए था कि किसके बाद किसका आता है। हाँ जैसे आपने वो सूक्ष्मांक दिया था ना, ऐसे कोई लिस्ट हो इनकी कि हाँ। सब कैसे आया, वो जब तक अपने को ये मालूम नहीं होगा सब कैसे आया और सब कैसे आया, तब तक आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ऐसा है सर, अगर मैं जानकार नहीं होता तो मैं यहाँ बैठने के मेरी नहीं सर, नहीं, औकात नहीं होती। ये जो चार्ट बना है केपी
अयनांश से बना है, वो तो सही बना है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकली देखना हो तो मैंने बताया ना किसके सब। प्रैक्टिकल। मैं अगर जानता नहीं था तो यहाँ पर बैठने की मुझे इजाजत नहीं होती। सर मैं ये आपकी योग्यता पर संदेह नहीं कर रहा, मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हम लोग कैसे समझें। मैं वो तो नहीं पहली बात, समझा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ साहब, मेरा समझाना काम है। जी बिल्कुल। और मेरे को नॉलेज नहीं होता तो मैं यहाँ बैठता ही नहीं। नहीं सर, वो जी तो सर, आपको बिल्कुल। नॉलेज है जब तो आप हैं। वो तो हम केवल सीखने के लिए पूछ रहे हैं कि हम लोगों को देखना है कि सब का सब आप कैसे एडमिशन आता है। लेने वाले हैं? जी एडमिशन लेने वाले हैं? हाँ, लेने वाला हूँ। तो बस। पहले समझ में तो आया, नहीं तो वो। हाँ तो बस उसमें जय सिखाया जय, जाएगा। हाँ जी सब सिखाया बिल्कुल जी। जाएगा। जयेश भाई को बात कीजिए। जी आगे ठीक है सर, आगे हाँ, बढ़िए आप। धन्यवाद। प्रीति जी हाँ आगे पूछिए आप। हाँ, जी हेलो नीतू जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, प्रणाम सर। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो चर्चा चल रही है उसमें हमें नक्षत्र का टेबल समझना जरूरी है। पहले राशि को डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसमें कौन से नक्षत्र एक राशि में आते हैं और वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक। जैसे कि अभी जो तुला राशि की बात हो रही है, तुला राशि 00 से 6:40 तक मंगल का नक्षत्र, 6:40 से 20 डिग्री तक राहु का, उसके बाद 20 तारीख से गुरु का। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर लगन 20 के बाद शुरू हो रहा है तो जो अवधि है वो गुरु के ही नक्षत्र पड़ेंगे, ये फिक्स्ड चीज है। तो यस। इसमें सीख नक्षत्र टेबल हमें समझना पड़ेगा ताकि हम सीख समझ पाए कि कैसे नक्षत्र का विभाजन होता है और फिर उसके बाद कैसे फिर नक्षत्र जो है वो सब में विभाजित होते हैं। क्या मैं सही सोच रही हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रीति जी। एक्चुअली आज वेबिनार है। हम्म। पूरी जब उसका कोर्स आएगा तो उसमें सब चीजें शुरुआत से सिखाई जाएंगी। और जी, आप तो इस चीज की बहुत अच्छी ज्ञाता हैं। ये ठीक है। कोशिश करती हूँ। हाँ ओके। धन्यवाद प्रीति अभी जी। ये जो जी चार्ट मैंने पूरा पढ़ा, अभी थोड़ा सा दूसरा चार्ट लगाते हैं। आप जी चिंता जी मत सर। कीजिए, मैं आपको पूरी तसल्ली दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इंट्रोडक्टरी लिया और आपको कुछ सिखाया नहीं, समझ गए ना? तो मेरी वो आदत नहीं है, मैं पूरा ध्यान से सिखाऊंगा और आपको संतुष्ट करूंगा। अभी देखिए ये जी है। एक मिनट हाँ दिलीप सर। हाँ। अभी मैं बीच में लॉग आउट हो गया था, नेटवर्क इश्यू था। तो मैंने अभी लास्ट में सुना, वो प्रीति सिन्हा मैडम कह रही थी कि नक्षत्र की पूरी जानकारी पहले सभी को होनी चाहिए तो ये क्लैरिटी आएगी। लेकिन क्या है कि नक्षत्र सिखाने बैठेंगे तो फिर जो नहीं नहीं, अपना नक्षत्र का नहीं। प्लानिंग। नहीं 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 नहीं, एक नहीं है। मिनट सर सर सर, एक मिनट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। तो मैंने अभी क्या है कि फ्री एस्ट्रोलॉजी की ऐप है, वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो वो एस्ट्रोलॉजी की ऐप है, वो आप इंस्टॉल कर दीजिए अपने मोबाइल में। एंड्रॉइड के लिए है वो, शायद iOS के लिए भी होगी। तो उसमें आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी सब कुछ उसके अंदर डिटेल को फ्री में मिल जाएगी। तो जो आपके कंफ्यूजन है, जैसे अक्षर लॉर्ड या सब लॉर्ड या सब लॉर्ड, वो सारा उसके अंदर मिल जाएगा। तो अभी टॉपिक सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जी सर। हाँ अभी हो सर गया। आप कंटिन्यू कर सकते ओके। अभी देखिए, अभी ये जो चार्ट है, अभी कृपया लाइन मत मारिए इसके ऊपर। रेखा मत कीजिए, मतलब लाइन मतलब रेखा। लाइन की शब्द अलग होता है। रेखा हैं। मत लगाइए। एक तो मिनट दिलीप सर, नहीं तो मैडम बोलिए। कोई आपको ध्यान में आ रहा है जो कब से कर रहा है? क्योंकि मेरे पर अभी फोन भी आने लगे तो ये कोई कर रहा है उसको रिमूव कीजिए। तो आपको ध्यान में आया कि कौन कर रहा है तो उसको इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए प्लीज, और हमेशा के लिए सर ब्लॉक एक दो कर वार्निंग, दीजिए। हाँ, दो अलग अलग लोगों ने किया था, उनको वार्निंग दे दिया, अभी नहीं कर रहे हैं सर। अभी ये है हमारा ओके भाव। ठीक है। ये प्रथम भाव जैसे आरंभ हुआ, तो प्रथम भाव का आरंभ हमारे को कैसे हुआ? तो 204 51 21 ये हमारा पहले भी था, अभी भी है। तो ये दूसरा भाव जो है 234 का है। तो पूरा 30 डिग्री हम लोग आगे जाते हैं। तो 204 में 30 अगर ऐड करेंगे तो 234 हो गया, बराबर है। लेकिन जी सर। यहाँ पर कला और विकला में तफावत आती है, ख्याल रखिए। कला और विकला में तफावत आएगी कि 204 51 234 51 ही आना चाहिए, लेकिन वो आएगा नहीं, क्योंकि वो ईशान्य दिशा है। सेकंड भाव, सेकंड भाव कौन सा है? तो वृश्चिक राशि का है। तो वहाँ पर 234 0356 को राशि आएगी मंगल की, मतलब वृश्चिक।
नक्षत्र आएगा बुध का मतलब ज्येष्ठा, और उसका सब आएगा मंगल, मतलब वो मंगल ही सब रहेगा, और साथ में सब का सब चंद्र ही रहेगा, उसमें बदल नहीं जाएगा। अगर हम तीसरे भाव में जाते हैं तो 234 प्लस 30 करेंगे तो भाव में कितना होगा 264, लेकिन कला विकला में चेंजेस आ गया, वो आगे जा रहा है 265 की तरफ, लेकिन वो तो 2159 ही है, तो वहाँ पर राहु का ही जो राशि है नक्षत्र है, तो वहाँ पर हम देखेंगे तो 7 8 9, तो वहाँ पर गुरु जैसे देखते हैं 264, तो गुरु मतलब धनु राशि, धनु राशि में शुक्र का सब मतलब पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा में सब जो आया वो बुध, और अगर हमको आगे जाना है तो मुसीबत में जाना पड़ेगा तो केतु है, मगर हमको बुध के ऊपर ही वहाँ पर निर्णय देना है, फलित करना है, केतु के ऊपर जाके फलित नहीं करना, इट इज़ नॉट परमिटेड एट ऑल। उसके बाद में हम देखेंगे 264 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो 294 आना चाहिए, लेकिन भाव बढ़ गया है। कितना डिग्री से बढ़ा तो 2 डिग्री से भाव बढ़ गया। कौन सा भाव है? चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव कौन सा आएगा? तो मकर आएगा। मकर जो है वो जो हम देखते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आज अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में उत्तरायण जब शुरू होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, तो 296, तो 296 के बदले 264 प्लस देखेंगे तो 294 आना चाहिए ना, 30 देखेंगे तो 30 ऐड करेंगे तो जी। फिर 264 में ऐड 30 कीजिए तो 294, मगर ये भाव बढ़ गया है। ये भाव कैसे बढ़ गया? ये वातावरण जो हम जन्म लेते हैं उस समय में 4th हाउस उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो वहाँ पर भाव आया शनि का मतलब मकर, और मकर में पहला जो नक्षत्र है वो कौन सा है? वहाँ पर मंगल का नक्षत्र आता है, तो वो आता है धनिष्ठा, समझिए। तो धनिष्ठा नक्षत्र कंफर्म है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, ना कोई बदल कर सकते, तो उसका जो गुरु है, और गुरु में गुरु आया है, मतलब चतुर्थ भाव जो है वो वेरी स्ट्रांग है, क्योंकि सब और सबका सब भी गुरु आया है, और राशि में मंगल गुरु और गुरु साथ में आया, तो तीनों का फलादेश हम चतुर्थ भाव से ले सकते हैं। और अगर हम सामने आगे जाएंगे तो 96 में पंचम स्थान में बदल आ गया, देखो वापस 2 डिग्री बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया? प्रथम स्थान से, प्रथम स्थान से 2 डिग्री पंचम स्थान में बढ़ गई, तो आया कौन सा? 328, वहाँ आना चाहिए था जैसे 352, 324, मतलब वहाँ पर पंचम स्थान 328 आया है, तो भाव बढ़ते गया है। तो भाव कौन सा है? राशि कौन सी आई? कुंभ। कुंभ में गुरु का पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, उसके बाद में शुक्र, मतलब शुक्र का सब आया, और शनि का सब है, मतलब पंचम भाव जो है, पंचम स्थान वो पावरफुल है, त्रिकोण का है। तो जैसे लग्न पावरफुल है वैसा पंचम भी पावरफुल है, ऐसे हमको कोशिश करनी चाहिए। एनी डाउट? जी सर, क्लियर है। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अभी जो सर ने भाव के बारे में बताया है। नहीं सर, क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भाव के बारे में क्यों चर्चा की मैं आपको बताता हूँ। हर एक भाव में ग्रह रहेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई भाव खाली होता है, लेकिन उसका सब और उसका सब मिलके हमारे जीवन में फलादेश देता है। इसीलिए केपी पिन पॉइंट में ही ये ऑप्शन है, दूसरे किसी में ऑप्शन नहीं है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। Got it? तो जी सप्तम सर। भाव जो है, षष्ठ भाव 358 आया है, तो 358 मतलब गुरु, और वहाँ पर तुला लग्न मीन राशि आएगी, समझिए। तो मीन राशि जो है वो उसका बुध का नक्षत्र मतलब रेवती आया है, तो 358 में रेवती आया, उसका शनि, और शनि में बुध, मतलब छठा स्थान भी उससे अच्छा ही है। फिर 7वां भाव जो है वो है मंगल, मतलब 24 डिग्री का, तो भाव जो है
टोटली जैसे 24, 51, 21 वैसे ही 24, 51, 21 ही आया है, तो बदल नहीं गया, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। शुक्र का सब आया है, वहाँ पर लग्न में, वहाँ पर नक्षत्र अलग है, इसीलिए यहाँ पर नक्षत्र अलग है। तो यहाँ पर शुक्र का मतलब कौन सा नक्षत्र आया? भरणी, समझ गए ना, भरणी नक्षत्र आता है। और भरणी नक्षत्र में लग्न में आया विशाखा नक्षत्र और सप्तम में आया भरणी नक्षत्र, तो भरणी नक्षत्र का फलादेश है। उसके बाद में सब जो आया वो बुध आया, तो बुध जो है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट सब में देगा और चंद्रमा भी देगा। तो इसका मतलब भाव में ग्रह हो या ना हो, खाली भाव भी जिंदगी में फलादेश देते हैं केपी के अंदर। आई बात समझ में? जी सर। ओके। और इसमें एक चीज और देखिए आप सब लोग कि 1 से 6 जो भाव हैं, तो राशि तो ऑफ कोर्स बदलेंगी, 30-30 डिग्री का तो फर्क आएगा अंदाजन। लेकिन यस, आप देखिए, एक जो पहले भाव की अंश कला विकला है, वही 7वें भाव के अंश कला विकला है। दूसरे की जो है वो 8th की सेम है, मतलब 1 से 6 लेके और 7 से 12 भाव के अंश कला विकला चेंज नहीं होते, बिल्कुल डिट्टो सेम है। सिर्फ राशियां परिवर्तन हो रही हैं, वो राइट, उतना डिग्री का फर्क आएगा। ठीक बोल रही हूँ सर मैं? यस यस मैडम। अभी जी उसमें सर। भाव में कैसा है कि तुला का दशम भाव जो है वो कर्क का है, तो दशम भाव 116 में आया है, तो दशम भाव जो 116 आया है मतलब कर्क राशि ही आई है, और बुध का सब आया है, मतलब वहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र ही आया है, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, वहाँ पर आश्लेषा ही नक्षत्र था। आश्लेषा में दूसरा नक्षत्र मतलब कंबाइन है, जॉइंट है। आश्लेषा में ही आश्लेषा सब आना मतलब ज्वाइन है, और उसका सब का सब जो है वो शुक्र, बुध के बाद में केतु, केतु के बाद में शुक्र, तो लगभग केतु का 1 अंश का फर्क आता है समथिंग कला का। ओके, तो ये हमने देखा, तो 7th हाउस देखा। तो ऐसे ही सारे हाउसेस जो है, तो जैसे जो एम्प्टी हाउस है उसका भी फलादेश देना है, जो हाउस भरा हुआ है तो ग्रह का फलादेश देना है। याद रखो, जो ग्रह भरा है तो ग्रह का फलादेश है, और जो ग्रह नहीं है तो हाउस का फलादेश है। कोई भी इंसान अगर हमारे पास प्रश्न पूछने आता है तो हमको दोनों तरीका का इस्तेमाल होना बहुत ही आवश्यक है, करना चाहिए। जी सर। समझ गए? जी सर। ओके, अभी मैडम आपकी इजाज़त चाहता हूँ, तो थोड़ा सा दूसरा ये करेंगे। जी सर। अभी देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है, ये आपको चार्ट कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। अभी लाइन मत मारो यार, ऐसा ये क्यों कर? आप प्लीज इसके ऊपर स्क्रॉल करना बंद कीजिए, गैलेक्सी। प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे उनको भाई, सर मैंने रिमूव कर दिया है मैंने उनको, मेरे प्यारे क्योंकि भाइयों ये और इस तरह बहनों। से स्क्रॉल करेंगे तो डिस्टरबेंस होती है। और मेरे जी सर, प्यारे प्लीज भाइयों और कंटिन्यू। बहनों बोल दिया तो समझो मोदी जी आ गए। अभी देखो, ये ऐसा है कि ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मायना रखता है। इसके बगैर हम ट्रांजिट बता ही नहीं सकते, और ये ट्रांजिट का मोमेंट हमारे दिमाग में होना ही चाहिए कि हमारा एक ग्रह वहाँ पर है मूल कुंडली में। बाद में ट्रांजिट के लिए ये चार्ट उपयोग में लाना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ट्रांजिट में कैसे उसको यूटिलाइज करना है। तो ट्रांजिट में यूटिलाइज करते समय हम पहले पीला रंग के ऊपर जाएंगे। तो पीला रंग में केतु में पहला सब आता है, केतु। देखिए, सब दिया है कौन सा? केतु। राशि कौन सी है? मेष। नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र किसका है? केतु का। तो केतु का नक्षत्र में पहला भाव किसका आएगा? पहला सब केतु का ही आएगा, और उसका ड्राइव जो है वो कितना चलेगा? 2 कला 43 भी कला, नॉट इन अंश, डिग्री नहीं है,
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि केतु की दशा 7 साल की है, इसके लिए भाव कम होता है। तो वो जो है, जो ट्रांजिट में जो घटना है, 2 कला 43 विकला जो ग्रह भ्रमण करेगा, उसको कितना समय लगेगा, ये जानकारी हमारे पास होनी आवश्यक है, जरूरी है। आई बात समझ में? देखिए नॉर्मली कभी भी हम देखते हैं तो कभी भी हमें चार्ट में नक्षत्रपति और सब लॉर्ड के बारे में बताया जाता है। ये पहली बार ऐसा चार्ट देख रहे हैं जिसमें सबका भी कैलकुलेशन है। देखिए यस, सबसे पहले जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लेफ्ट में लिखे हुए सीरियल नंबर, तो यस, सबसे पहले मंगल की मेष राशि आएगी और जो वो अग्नि तत्व की है 1 5 9 वो सब वो लिखी हुई है कि मेष करेक्ट, राशि का मालिक मंगल होता है, 5 यानी सिंह राशि का मालिक सूर्य और 9 नंबर यानी धनु राशि करेक्ट, का मालिक गुरु करेक्ट, होता है। अब उसका सबसे पहले जो स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्रपति केतु ही आएगा। वो लाइन से देखिए केतु 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 ही लिखा हुआ है व्हाइट कलर में। उसका जब सब लॉर्ड आएगा तो हर नक्षत्र, हर राशि में 9 के 9 नक्षत्र आते हैं। हर नक्षत्र में 9 के 9 सब और हर सब में 9 के 9 सब घूमते हैं। यस, तो जो स्टार लॉर्ड है केतु, वो तो फिक्स हो गया कि यस, 13 अंश 20 कला तक केतु ही स्टार लॉर्ड रहेगा। यस, अब उस पर केतु का सब जो येलो कलर में दिखा हुआ है, बाद में नीचे रेड में, फिर ग्रीन में, तो पहले केतु का नक्षत्र, फिर सूर्य, फिर शुक्र का, फिर सूर्य का, पर यस, सब भी 9 घूमेंगे। तो यस, उसकी डिग्री बताई है कि इतनी डिग्री, इतने, अभी पहले में तो खैर राशि का नहीं आएगा, अंश तो नहीं आएंगे। कितनी कला विकला, आगे आगे नीचे नीचे देखिए आप, तो कला विकला के साथ में अंश भी हैं। तो इतने अंश, इतने कला, इतने विकला पे अगर आपका ग्रह है, तो आप सब भी इस चार्ट में से देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिना कोई सॉफ्टवेयर, बिना किसी ऐप के। करेक्ट, राइट सर? करेक्ट। जी इसका सर, खाली अब आप एक है, बताइए। कार्व करके ही आपको रखना चाहिए, ये बना के, जिसको हम बोलते हैं कि लेमिनेशन करके। जी, बहुत काम की चीज़ है ये। जी सर, प्लीज़ आगे बताइए। अभी कैसे मैडम, देखिए, ये जो हम जाते हैं तो यहाँ पर शुक्र की दशा 20 साल है, ये तो हुँ, कंफर्म है। तो उसका सब जो बना, वो 2 अंश 43 कला का बना, सबसे बड़ा सब है। क्यों बड़ा है? क्योंकि उसकी महादशा बड़ी है। हर जगह आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको शुक्र का सब जो है वो हमेशा बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि प्ले स्लॉट है, प्ले स्लॉट, वो बड़ा ही मिलेगा। वहाँ पर कभी भी वो छोटा नहीं होगा, क्योंकि शुक्र के अंदर शुक्र का भी स्लॉट बड़ा है। और यहाँ पर नक्षत्र केतु का कम महादशा है, स्लॉट बड़ा है। तो शुक्र की दशा 20 साल है, चंद्रमा की दशा 10 साल है, तो कितना हो गया? हाफ हो गया। समझ गए ना? राइट सर। ये रहता है। सबसे बड़ा शुक्र का और सबसे छोटा सूर्य का, क्योंकि सूर्य की महादशा सिर्फ 6 साल की हाँ, होती है, तो वो यस, प्रोपोर्शनेटली अपने आप कम होता चला जाएगा, और जो बड़ी है उसका सब लॉर्ड भी, सब लॉर्ड भी, स्टार लॉर्ड सब बड़े ही होंगे, छोटे वाले के सब छोटे होंगे। यस, जी सर। यस। ये क्या है, रोज का तमाशा है यहाँ पर। इनकी आवाज़ आ रही है सर। हाँ, ये लोग को कोई धंधा नहीं होता है, दूसरे को परेशान करके चले जाते हैं। नहीं ऐसा सर, तो आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन। अच्छा सर। वो लोग बनाने वाले को मारना चाहिए, मंगल की औलाद है। मंगल न्यूसेंस क्रिएटर है। राइट। और संगीत है शुक्र का, वो तकलीफ नहीं देता है। ये संगीत नहीं, ये मुसीबत है। हाँ, तो यहाँ पर ये ऐसी, ये हमारा ऐसे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए, समझिए, वापस वापस समझाता हूँ। तो केतु जो है वो 2 कला 43 वी कला का है, इसमें वी कला भी काउंट होती है। उसके बाद में शुक्र के पास हम जाएंगे तो 243 से आरंभ हुआ और वो 10 कला से 30वीं कला तक जाएगा। तो उसको बोलते हैं द प्लैनेटरी प्ले। तो अगर एक प्लैनेट प्ले करता है तो वो कितना समय लेगा,
तो वो समय लेने के लिए उसके लिए उसको कितना अवधि लगेगा, मतलब शुक्र का गति ये परमानेंट होती है। अगर वो वक्री रहा तो वहाँ पर वो पीछे आता हुआ देखेगा। तो हमको वो सब देखना चाहिए जो वर्तमान समय में हमको, अगर हम किसी का फलादेश करते हैं तो शुक्र या और कोई भी ग्रह पीछे जाता रहा तो वहाँ पर वो काम पूरा नहीं होगा। केपी में ये एक लिखा हुआ है। काम आपका कब बनेगा? जब ग्रह मार्गी होगा और रेगुलर होगा। रेगुलर मतलब अभी ये केतु का जो शुक्र का स्लॉट है 243, मतलब सबसे बड़ा स्लॉट है। उसके बाद में हम चंद्रमा के पास जाते हैं तो वो देखिए 12 का आ गया, मून मतलब हाफ हो गया, करेक्ट। वो दशा कम है ना उसके। तो वो पूरा जो हम केतु का ये नक्षत्र देखेंगे तो 13-20 कला का ही आएगा। तो आप गणतरी करेंगे तो वहाँ पर जितने भी कला विकला जो है इसमें अंश कभी भी नहीं आएगा। कला विकला के अंदर ही प्ले होगा। और समझो हमको फलादेश देना है आगे जाके, तो एक ग्रह समझो केतु के नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है ट्रांजिट में, मतलब अश्विनी में, तब वो कौन से जगह पर जाके हमको फलित देगा, ग्रह कौन सा है। चाहे भले वो केतु के नक्षत्र में प्ले कर रहा है, लेकिन अगला स्लॉट अगर उसको शुक्र का आता है, अगला स्लॉट उसको रवि का आता है, अगला स्लॉट उसको गुरु चंद्रमा का आता है, मंगल का आता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब भी वो एंटर करेगा राहु के स्लॉट में, केतु के नक्षत्र के अंदर राहु का भी स्लॉट रहेगा, वो कितने अंश का रहेगा, कितने कला का रहेगा। तो यहाँ 19-27 से लेके 26, मतलब 19 और 7 कितना हो गया, 26 हो गया कि नहीं। तो 7 कला जाने के लिए राहु को कितना समय लगेगा। उस टाइम तक मुसीबत हमको झेलनी पड़ेगी। तो हमको पहले क्या करना चाहिए कि राहु की गति ये हमको फिक्स है, राहु की गति फिक्स है। तो जैसे 3-20 कला को हम 62 दिन बोलते हैं, तो वैसा जो 3-20 कला जो है वो 800 कला को 62 दिन लगते हैं। तो ये 27 कला को कितने दिन लगेंगे, ये हिसाब हमारे पास होना चाहिए। बट अगर कोई ग्रह ट्रांजिट में प्ले होता है, ये जो हरा पीला जो चार्ट है ये ट्रांजिट के लिए ही उपयोग में लाना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं। तो वहाँ पर अगर हमारे पास ट्रांजिट का फलादेश नहीं रहेगा तो हम हमारे जातक को भूमिका नहीं कर सकते कि भाई आपका काम कब होगा। जब वो ग्रह वहाँ से गुजरेगा तभी ही आपको यश मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ये चार्ट बहुत ही बेनिफिशियल है। हाँ क्योंकि नहीं तो हमेशा सॉफ्टवेयर हमेशा हमारे हाथ में, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बहुत हेल्प करेगा। हाँ, अभी इसके जैसे कि कार्ब जो है ना मैडम इसके, तो वो अगर हम देते हैं तो इसका लेमिनेशन करके हमारे पास रखते हैं, तो वहाँ पर उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि भाई हमारे पास कस्टमर आया, अभी ट्रांजिट में कौन सा ग्रह कहाँ पर है वो तो आपको वहाँ पर देखेगा, लेकिन वो कौन से सब से जा रहा है वो आपको चार्ट निकालना ही पड़ेगा। राइट सर। और वो जैसे कि हम उसमें देखेंगे तो ट्रांजिट से वो ट्रांजिट में कब जा रहा है, अच्छे अच्छे स्लॉट में, ये है। इसमें तो सबका भी कैलकुलेशन है। हाँ, अभी देखिए मैडम, शुक्र का जो हम देखते हैं तो नीचे लाल लाइन पे जाइए। लाल लाइन पे जाएंगे तो शुक्र का भरणी नक्षत्र है। तो भरणी नक्षत्र कितना है, तो 46 कला से लेके 1 अंश 28 कला आ गया, 8 कला आ गया, मतलब बड़ा स्लॉट आया ना, बड़ा है ना स्लॉट, क्योंकि शुक्र बड़ा ग्रह है। हाँ, तो क्योंकि शुक्र की दशा ज़्यादा बड़ी है इसीलिए वो स्लॉट बड़ा हुआ है। तो ये रिलेटेड अकॉर्डिंग टू महादशा स्लॉट बना हुआ है। ये हमको कहीं भी स्पष्टीकरण देते नहीं, ना कोई किताब में देते हैं। और सर इसका बेनिफिट तभी होगा जब हम केपी में जो हमारा कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं कि पिन पॉइंट करना कि कोई इवेंट कब होगा। तो ये जब तक हमें ट्रांजिट में डिग्रीज की, कला की, विकला की समझ नहीं होगी,
तब तक हम उसको पिन पॉइंट कर ही नहीं पाएंगे। हम्म। इसलिए ये चार्ट बहुत काम आने वाला है। और ये इन आवर्स में यू कैन टेल, इन आवर्स, नॉट इन डे, यस सर। इन आवर्स में घटना हो सकती है हम्म। इंसान के जीवन के अंदर, मुनाफा या हानि, ये इन आवर्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको जब दशा है वो कौन सा, दूसरा थर्ड पार्ट ऐसा है मैडम, थर्ड पार्ट, अगर समझो सूर्य। कि हमारी दशा कौन सी है, तो उस दशा के आधार पर समझो हमारी दशा है बुध की, तो ये व्यापारी दशा है। तो 17 साल की दशा चालू होती है, तो 17 साल के दशा के अंदर हमको शुक्र का भी स्लॉट मिलेगा, शनि का भी मिलेगा, सारे नवग्रह का स्लॉट मिलता है। तो उसके अंदर अगर समझो पोर्शन खराब कौन सा आता है, तो राहु का और केतु का। तो राहु का स्लॉट बड़ा है क्योंकि उसकी दशा 18 साल की है, केतु का स्लॉट छोटा है, तो मुसीबत जल्दी चली जाएगी। और राहु का स्लॉट बड़ा है तो मुसीबत ज़्यादा समय रहेगी। राइट। जैसे शुक्र का स्लॉट है तो आनंद ज़्यादा समय रहेगा, और राहु का स्लॉट होता है तो दुख ज़्यादा समय रहेगा। तो शनि का के बारे में, हमारा वर्किंग प्लैनेट है वो, तो शनि ऐसे खराब नहीं है, हमको दिशा दर्शक शनि है। तो हमारे जीवन में अलग तरीके से हमको बदलाव लाएगा, ऐसे शनि की भूमिका है। हम्म। बहुत उसके अच्छा बाद बताया हाँ, सर। यस मैडम। नहीं, मैं कह रही बहुत अच्छा बता रहे हैं सर आप। हाँ, तो ये इसको गणित करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन से स्लॉट में कौन सा ग्रह आता है। तो वैसे ही रखने का कि जहाँ पर हमको जो स्लॉट है वो स्लॉट किस ग्रह का है, उस आधार पर ही हमें उसको जानकारी देनी है। अभी देखिए ये स्लॉट है, यहाँ पर पीला वाला और ब्लू वाला देखिए, पीला वाला ब्लू वाला जो है मून का है। हम्म। तो पहले ही स्लॉट बड़ा है, वो 3 डिग्री 40 कला और समथिंग भी कला का है। तो वो 3 डिग्री का स्लॉट पहले ही स्ट्रोक में आएगा। उसके बाद में आप शुक्र के पास जाएंगे, वहाँ पर तो पहले चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, और लास्ट का स्लॉट जो है सन का है। उसके पहले का स्लॉट है वो 4 डिग्री का है, 432 13 432। देखिए जी सर। ये बड़ा कर दिया मैंने, हम्म। है ना। शुक्र 432 13 और 443 20, मतलब वो जो स्लॉट है वो 11 अंश का है। मतलब बहुत बड़ा हो गया। शुक्र 11 अंश जाने के लिए या 11 कला जाने के लिए, 1 अंश 32 जाने के लिए कितना समय लेगा, ये गणित हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि शुक्र जो मोमेंट है वो हम 32 दिन का मोमेंट पकड़ते हैं 30 डिग्री के लिए, 35 डिग्री, 35 डेज का। तो 35 डेज को हमको डिवाइड करना चाहिए। जी सर। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखो गुरु के पास हम जाएंगे तो 359 और 48, 359 से लेके 48 तक राशि का जो ये है वो 4 को आरंभ हुआ है, समाप्ति हुई है, तो नया आरंभ हो जाएगा। मतलब वो प्ले करेगा तो कितना समय के लिए प्ले करेगा, तो 1 अंश के लिए प्ले करेगा। तो 1 अंश जाने के लिए गुरु को कितना दिन लगेगा, तो 11 दिन या 13 दिन 14 दिन, अकॉर्डिंग टू सन पोजीशन। जैसे हम सर्वतोभद्र चक्र में देखें कि अतिचारी है या वक्री है, तो वक्री ग्रह का फलादेश यहाँ पर देने के लिए हमको सोचना चाहिए कि भाई ये मार्गी कभी होगा। जब मार्गी होगा तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और वो पॉजिटिव आएगा। ये जो डिग्री लिखी है नॉर्मल पोजीशन में लिखी है कि नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, और अपना ये इस अंश से इस अंश तक में, यस, जब ये आपने हम पता है कि गुरु कितने टाइम लेता है, गुरु की स्पीड क्या है, उसके हिसाब से हम मैनुअली भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। जी सर। तो क्योंकि ये चार्ट सीखना ट्रांजिट के लिए काफ़ी महत्व है। पहले हम सीखेंगे हमारी जीवन कैसा जाएगा, जीवन के अंदर भी हमारी तरक्की होती है,
तो वो तरक्की किस समय पर होगी, कौन सा स्लॉट होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा समय होगा, उस समय में हमारी तरक्की या यश मिलेगा। अभी जैसे कि वहाँ पर एक रेड हुई बॉम्बे में, तो 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। तो 350 करोड़ रुपया तो आज उस आदमी का समय खराब होगा, डिस्टिलरी का पैसा राइट। था। तो खराब समय में भी खराब काम होता है, अच्छे समय में अच्छा काम होता है। जी सर। हाँ, तो ये सारे जो है, आप महादशा को कभी मत भूलिए। ये जो सब चीज़ बनी हुई है, ये अकॉर्डिंग टू महादशा बनी है। मैं इसकी नोट्स हिंदी भाषा में आपको पूरा दे सकूंगा, वो जयेश भाई को दूंगा, जयेश भाई प्रोवाइड करेंगे हिंदी भाषा में। जी थैंक यू सर। इंडिविजुअल थैंक यू सो किसी को मच। नहीं दूंगा। हाँ हाँ सर। सर अभी क्वेश्चंस ले लें कि हाँ, कोई बात आगे नहीं, और कोई कुछ? बात नहीं। यस यस। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया है या कुछ जानना चाह रहे हैं तो अपना जूम हैंड रेज करिए। सर किसी का भी नहीं हुआ तो आई थिंक सबको चीज बहुत क्लियर हो गई है। किसी का भी जूम हैंड रेज नहीं है, क्लियर है सर सब चीजें? हाँ, एक मिनट। प्रीति जी का है, प्रीति जी पूछिए आप। प्रीति सिन्हा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रीति जी आप अनम्यूट, हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे निवेदन है कि अभी आपने ये जो चार्ट डाला है हाँ, उसमें 12 राशि का आप ये शेयर कर सकते हैं क्या? ये चार्ट बहुत ही हाँ ये, इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल हाँ है। हाँ ये ये किया अभी जाएगा। अभी तो आपको नहीं दिया जाएगा। जो भी मटेरियल होगा वो मैं जय भाई को या मैडम को भेजूंगा। जी सर, नहीं जब भी ग्रुप में अगर अवेलेबल हो जाए तो बहुत ही नहीं नहीं यूजफुल नहीं चार्ट है। नहीं नहीं नहीं। मैडम आप जी सर। सुनिए, ऐसा है जी नीतू मैडम, अभी आप कोर्स के बारे में अनाउंस करें और साथ में अपना जो किस तरह से हम मटेरियल शेयर करते हैं वो समझाएंगे तो सबको क्लैरिटी हो जाएगा। ओके सर, समझ गए। ठीक है सर। मतलब जैसे अभी हमारा आगे ये वेबिनार था, ये हाँ बाद में हाँ। जब आगे पेड कोर्स में कन्वर्ट होगा तो पूरा उसका जी क्या जी सिलेबस है और जी, फिर समझ गए। हाँ, यस। मतलब नहीं मैं जैसे क्यों बोल रही जैसे हूँ? क्लास आगे बढ़ेगी, अगले जब अगले आवश्यकता होगी तब शेयर करेंगे। जी जी हाँ, जी और दूसरी बात, अगले रविवार से ही इसका पेड कोर्स प्रारंभ हो रहा है। जी जी सर। 3111 रुपये इसकी फीस है, और क्या क्या टॉपिक कवर होंगे वो अभी नीतू मैडम आपको पोस्टर भी, बैनर भी शेयर करेगी थोड़ी देर में। उसमें पहला टॉपिक आएगा वो जो कुंडली का लाइफ प्रिडिक्शन दशाओं के साथ में आएगा। उसके जी सर। बाद में आएगा प्रश्न कुंडली। मैडम वो नीतू मैडम वो स्क्रीन शेयर कीजिए ना, टॉपिक का मैंने ग्रुप में शेयर किया था अपने एडमिन के वो मैं तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, ध्रुव कर पाएंगे। क्या साथ। चीज? ध्रुव, ध्रुव, कैन यू हियर मी? ध्रुव, सर वो हाँ शायद बोलिए नहीं बोलिए। है। हेलो हेलो। हाँ वो 3111 रुपये का जो केपी का कोर्स का बैनर है ना, वो शेयर करो तो ग्रुप में। हाँ एक ही मिनट का। इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे। हाँ इसको थोड़ा हाँ जूम कर देखिए दो। ये, हाँ देखिए हाँ इसमें मैडम, कुंडली। हाँ नीतू मैडम अभी समझाइए प्लीज। जी देखिए इसके अंदर क्या टॉपिक्स, ये 5 टॉपिक हैं। कुंडली प्रिडिक्शन, कि कुंडली की कैसे दशाओं के प्रिडिक्शन की साथ में जाए। हाँ दशा का दशाओं के उपयोग साथ हो में। गया सब। हम्म, फिर पराशर कुंडली जो हम नॉर्मल हम नहीं, प्रश्न प्रश्न कुंडली में। हम ओके सॉरी, प्रश्न कुंडली है। तो केपी में प्रश्न कुंडली का सबसे बड़ा रोल होता है कि जैसे अभी लोगों ने बीटीआर का जो प्रश्न उठाया था, तो प्रश्न कुंडली की क्या ब्यूटी है कि वो तो जब पूछा गया है, जैसे इंसान का जन्म होता है उस टाइम पे प्रश्न का जन्म हुआ, तो उसमें तो बीटीआर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो प्रश्न कुंडली के बारे में बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइमिंग ऑफ इवेंट, हम बताते हैं कि कुंडली में प्रॉमिस है, शादी होगी, व्यापार करेंगे, विदेश जाएंगे, या जो भी आपका अच्छा या बुरा आएगा, लेकिन वो इवेंट कब होगा, पिन पॉइंट। सर आवर्स में बताते हैं, मतलब लोग साल में, महीने में, दिन में, सर आवर्स में टाइमिंग ऑफ इवेंट निकाल के बताते हैं। गोचर की भी इसमें देखिए, दशाओं के अलावा गोचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
कि गोचर को साथ में लेकर, दशा और गोचर को साथ में लेकर कैसे हम पिन पॉइंट करें कि कोई इवेंट कब होगा। और लास्ट में सब सिखाने के बाद में प्रैक्टिकल होगा, केस स्टडीज कि कुछ केस स्टडीज ली जाएंगी, उससे हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये हमने नियम तो सब सीख लिए, पर अब इनको हम यूज कैसे करें। तो उन केस स्टडीज कुंडलियों के माध्यम से हम उन चीजों के बारे में बताएंगे। ये सब सर हमें बताने वाले हैं। और और इस कोर्स, ये हाँ, कोर्स और जो है नीतू अगले मैडम, साल। जी हाँ सर। एक मिनट नीतू मैडम, ये हर एक टॉपिक है वो 3 सेशन में चलेगा, यानी हम्म। टोटल 15 सेशन करेंगे अप्रोक्सीमेटली, मिनिमम 15 तो होंगे ही, ऐसा हम्म। दिलीप सर का और मेरा प्लानिंग है। तो हर एक टॉपिक के जो 5 टॉपिक है, लेकिन हर एक को डिटेल में अच्छे से करने के लिए 3 सेशन देने पड़ेंगे, 1.5-2 घंटे के। ठीक है ना? हम्म। और ये क्लास हर संडे को हाँ, होगी। आप आगे बताइए। हाँ, ये हर संडे को क्लास होगी, यही टाइम पे, जो टाइम है 6 से 8 का, मतलब 5:45 ज्वाइन कर लेते हैं, 6 बजे से एग्जैक्ट 6 बजे शार्प क्लास की शुरुआत हो जाएगी। और इसकी फीस मात्र 3111, 3111 फीस है पूरे कोर्स की। और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी आपको। एडमिंगल जो ऐप है उसमें आप जाके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो हमारे थोड़ी टाइम टाइम पे इशूज होते। स्टडी नोट्स रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। तो आप हाँ। वहां पर आपको सब कुछ एक साथ एक ही जगह देखने मिल जाएगा। कुछ अगर आपको मिस भी हो गया कोई सेशन, तो वो भी वहाँ अवेलेबल रहेगा। और आज जो इसका पेमेंट करते हैं, क्यूआर कोड इसमें लगा हुआ है, या मेरे जीपे नंबर जो है 9712553077, उसके ऊपर अगर पेमेंट करते हैं, आज अगर करते हैं तो 3,000 रुपये, उसके बाद कल से अगर पेमेंट करेंगे तो 3111 रुपये। और दूसरी बात, अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी आती हो, बेसिक कम से कम मालूम हो, तो ही प्लीज उसकी फीस भरना। नहीं तो आप सोचेंगे कि हम सिखाएंगे, तो बेसिक यहाँ सिखाना संभव नहीं होगा। मतलब ग्रहों के बारे हाँ में, नहीं तो मैडम, राशियों कुछ के आपको। बारे में, भाव के बारे में, नक्षत्र के बारे में इतना एक बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि अगर वो भी नहीं होगा तो फिर वो समझाने में ही 4-5 क्लास चली जाती है कम से कम। तो एक बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम, हमारा क्या है कि इनकी प्रिडिक्शन कैसे करें, टाइम ऑफ इवेंट कैसे निकालें, गोचर और दशाओं का प्रयोग कैसे करें। तो एक बेसिक ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और दिलीप सर को 40 साल से भी ऊपर हो गए हैं ऑकल्ट के अलग अलग फील्ड्स में पढ़ाते हुए। और इनका ज्ञान अद्भुत है। मतलब अगर आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे जाकर, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि ये छाया देख के, किसी व्यक्ति की छाया देख के कुंडली बता देते हैं, कुंडली बना देते हैं। दूसरा, ये किसी का चेहरा देख के, लोग ज्यादा में ज्यादा किसी का क्या बताएंगे कि आपकी राशि क्या है या आपका लग्न कौन सा है। ये आपके 9 के 9 ग्रह कौन से, कौन सा आपका लग्न है, कौन सी राशि है, किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, ये सिर्फ आपका चेहरा देखकर बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज तक हम किसी भी ऐसे विद्वान जन से हम टकराए होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम मतलब दिलीप सर से मिल पा रहे हैं और उनके सानिध्य में हम कुछ ज्ञान ग्रहण कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी अब इससे रिलेटेड, अब आज जो पढ़ाया है इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है या कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो अपना जूम हैंड रेज करिए। हाँ, जयराज जी आप पूछिए। मुझे ये कहना है कि जैसे अभी पांड्या जी ने बताया कि इसमें जिनको बेसिक नॉलेज है और थोड़ा केपी का ज्ञान है वो ही इसमें हैं। अभी कुछ लोग वाग जो केपी की जानकारी बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, वो भी आ गए, तो वो उनकी वजह से थोड़ा जो हमारा जो सेशन का जो मेन था कि भाई पिन पॉइंट हम कैसे घटना को निकालें, तो वो तो अभी तक प्रारंभ ही नहीं हुआ है और हमको 1-1.5 घंटा हो गया। जो मतलब जो उद्देश्य हम लेके चल रहे हैं वो अभी प्रारंभ, केवल अब गणित के ही उसमें उलझे हुए हैं। तो जैसे पांड्या जी ने कहा था कि केपी की नॉलेज होनी जरूरी है, तो जिनको केपी की नॉलेज है उनको ये गणित के चीजें समझने की जरूरत ही नहीं है। वो सब लोड और सब लोग कैसे निकालते हैं, कैसे क्या है, उनको सबको पता है। जैसे अभी प्रीति सिन्हा जी हैं, उनको सब पता है कि कैसे सब लोड निकालते हैं, कैसे नक्षत्र लोड क्या होते हैं, वो सब पता है। तो अगर हम डायरेक्ट सीधा ही जो जो हमारा टॉपिक है पिन पॉइंट, उसी पे हम एक कुंडली निकाल के और उसका फलित बताएं कि भाई पिन पॉइंट
कैसे हुआ इसका, तो हमको ज्यादा मजा आएगा। हम्म। हाँ जय सर, इसके जयराज, बारे में आप कुछ बोलेंगे? जयराज जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज क्या है, वेबिनार में टेलर दिखाना होता है। तो वेबिनार में पता नहीं है कौन किस लेवल का आया है। तो अभी हमने इसलिए क्लियर किया ना कि भाई गणित यहाँ पर सिखाना संभव नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको अगर बेसिक मतलब ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है समझो, अभी आपको 12th तक का तो, हायर सेकेंडरी तक का तो मतलब नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप इसमें दाखिल हुई है। नहीं तो आप प्लीज, वो बाद में मतलब आप फीस भरेंगे, फिर एक क्लास दूसरी क्लास, फिर कुछ हवा में जाएगा, सब कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे सर हमारे फीस रिफंड करो। अब ये फिर हर बार संभव नहीं होगा। हाँ तो वही मैं अभी कह रहा, हाँ इसलिए वही मैं कह रहा था कि जैसे मेरे को है, प्रीति सिन्हा जी को है, ये ग्रेजुएशन लेवल के व्यक्ति हैं हम लोग। जयराज जी देखो, ऐसा है ना कि हम यहाँ एग्जाम लेके तो एडमिशन नहीं दे सकते। तो हम हाँ पहले से ये सूचित कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज तो कम से कम होना चाहिए। गणित जो है वो समझ की बात होती है। गणित है जैसे अभी हर राशि है 30 डिग्री की है। तो अभी जैसे सर ने बताया कि भाई कोई ग्रह, जैसे मैं तो बीच बीच में मेरा कट जाता था, तो कुछ 114 डिग्री पे था। तो मतलब वो कर्क राशि में है कैसे, तो 30 गुणा 3 90, तो मिथुन कंप्लीट हो गई, और 120 तक नहीं पहुंचा है, मतलब वो कर्क राशि में है। अब इतना गणित अगर नहीं पता है तो फिर कैसे काम चलेगा? वही मतलब वही मैं कह, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अब जैसे भाव है, भाव 30 डिग्री के नहीं आ रहे, तो वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो इसमें जो है ना, वो भाव का हिसाब है वो दूसरे हिसाब से। यहाँ न तो वैदिक का सप्तर मतलब हिसाब लिया गया है भाव बनाने में, यहाँ तो दूसरा हिसाब लिया गया है। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है ना, वो बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी चपटी है, इस वजह से भाव थोड़े से छोटे बड़े हो जाते हैं। और कई बार केपी में कहा भाव बस वो बिल्कुल, जो राशि तीस बिल्कुल डिग्री गायब हो नहीं है, जाती है। हाँ हाँ वो राशि एकदम 30 डिग्री की है, लेकिन जो भाव है, कस्प है, वो 30 डिग्री के नहीं है, वो कम ज्यादा है। वो 45 हाँ कम 50 ज्यादा ना। 55 तक हाँ भी हाँ हाँ जाते हैं, ऐसा सुनने में। हाँ। केपी और में कई बार वो 15 डिग्री तक भाव भी चला भाव है। की राशि गायब भी हो जाती है कई बार, तो वो है तो क्योंकि इसमें प्लेसिडियस सिस्टम यूज होता है भाव बनाने के हम्म। लिए, न कि श्रीपति बिल्कुल। तो और समान भाव पद्धति। तो यही मेरा कहना है अच्छा कि जिनको जयराज जी, एक अभी एक ही मिनट जयराज जी, अभी लोगों ने पेमेंट करना चालू कर दिया है, ये स्क्रीनशॉट आने लगे हैं मुझे। तो कृपया ये जो पुराने मेंबर उनको तो पता ही है, लेकिन जिनको मतलब नए हैं उनके लिए खास कि ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपको ये जो बैनर है उसमें जो नंबर लिखा है 9157670404, उसको शेयर करना है, साथ में अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी देना है, नाम भी बताना है। तो वो आपको एज अ लर्नर एडमिशन देगा, क्योंकि अगली बार जिन्होंने मतलब पेमेंट किया होगा उनको साइन अप करके ही लिंक में से एडमिशन मिलेगा कोर्स में। तो वो सारा काम ध्रुव देखता है, तो ध्रुव को भेजना है आपको। ध्रुव एक बार और चैट में इससे भी वो जुड़े ध्रुव एक बार वो चैट सब में भी डाल अपना देंगे वो लिंक मैडम, डाल दीजिए सब। वो सब हाँ लिख वो देता सब हूँ डाल नंबर। देंगे। हम्म। हाँ नंबर है ही, देखो स्क्रीन पर दिख रहा है। मेरा नंबर आपको लिखना हो तो लिख लो, जीपे नंबर को किसी को चाहिए तो। फिर से मैं बता रहा हूँ, 9712553077। वैसे तो अकल्ट वालों को याद रह जाए ऐसा ही नंबर है, 3077 पीछे आता है, तो उतने में ही समझ लीजिए। ठीक है, तो वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए मुझे भी और ध्रुव को, दोनों को भेजना आवश्यक है। और दूसरा खास बात मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो प्लीज ज्वाइन मत करना। हम आपके लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत जल्दी कोर्स लेके आएंगे। और इसके अलावा नीतू मैडम, वास्तु का कोर्स का भी बता देना है क्या अभी इनको? वो भी जी जी। ला रहे तो। हाँ, अरे जी ध्रुव इसको हटाओ स्क्रीन को, और वास्तु वाले कोर्स को भी लो, उसका भी आज बता ही देते हैं। कर दिया है वास्तु। हाँ हाँ हम्म। हाँ, नहीं तो मैडम बताइए आप। अब ये देखिए, वास्तु का हमारा बहुत लोगों को पता होगा, 9 डेज का
मॉडर्न वास्तु का हमारा फ्री कोर्स चल रहा है जो अभी भी रनिंग है। अगर किन फाउंडेशन लोगों ने कोर्स। नहीं, हाँ, फाउंडेशन कोर्स था, जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो भी कर सकते हैं हमारे ऐप पे, और जयेश जी के यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियोस उपलब्ध हैं। ये 9 डेज का कोर्स है जिसमें शायद 4 या 5 क्लास हो चुकी अरे हैं। अरे मैडम, मैडम जी जी, मैं आगे बता रही हूँ सर। यूट्यूब चैनल को वासुदेव, हाँ, अरे मैं आगे सुनिए बता तो रही हूँ। सही, मैं करेक्ट करता हूँ, आप सुनिए। हाँ, जयेश जी के है इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस और मेरी सर आपकी है वॉइस क्रैक वासुदेव हो रही है। कंसल्टेंसी की। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, आप ट्रैवलिंग में हैं। हाँ, एक ही मिनट। मैं ये कहना चाहूंगा कि जयेश जी की पर्सनल वेबसाइट जो है वो वास्तु विद्या कंसल्टेंसी की है, उस पर नहीं रहेगा, ये इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस की यूट्यूब चैनल पर रहेगा। दोनों अलग है मैडम। ओके ओके, ठीक है। तो ये आप और नहीं तो एडमिंगल ऐप पे भी आप देख सकते हैं इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है, और मोस्टली सब लोगों ने ज्वाइन किया ही हुआ है। तो 9 डेज का फाउंडेशन कोर्स खत्म होते ही हम 19 तारीख को, 19 जनवरी को इसका एडवांस मॉडर्न वास्तु का कोर्स लेके आ रहे हैं। इसकी रफली 15 से 16 क्लासेस होंगी, और इसकी जो फीस है आपको देखिए नीचे दिख रहा है 7200 इसकी पूरे कोर्स की फीस है। तो पहले भी जो ये 9 डेज का कोर्स जो हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उसमें ये काफी हद तक टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अब हम उन्हें बहुत डिटेल में समझेंगे, और ना सिर्फ वो टॉपिक बल्कि उसके अलावा और भी बहुत कुछ इसके अंदर सिखाया जाएगा। जैसे कि मैं सिलेबस के बारे में बताऊं तो वास्तु के पीछे क्या साइंस है, कि मतलब कई लोगों को लगता है कि ये एक रिलीजियस चीज है या स्पिरिचुअल चीज है, वो मैं मना नहीं करती, लेकिन इसके पीछे पूरी एक साइंस होती है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। एडवांस लेवल ऑफ 5 एलिमेंट्स, जैसे हमारे फाउंडेशन कोर्स में 5 एलिमेंट्स के बारे में काफी अच्छे से बताया गया है, पर उसकी इन डेप्थ और बहुत कुछ जानकारी, क्योंकि जब तक आप पंच तत्व को समझेंगे नहीं कि एक इंसान, ये धरती, हर चीज, निर्जीव या जीव, सब चीज पंच तत्व से बनी हुई है, उसके बारे में इन डेप्थ सिखाया जाएगा। फिर जोनिंग और ये प्लानिंग जो है, ये भी इसके बारे में सिखाई जाएगी कि जो हम 16 जोन में बांटते हैं, किस तरह से हमारे फाउंडेशन कोर्स में ऑलरेडी ग्रेडिंग करना, गूगल अर्थ प्रो वगैरह ये सब चीजें सिखाई जा रही है। इसमें एडवांस लेवल की आगे 16 जोन्स के बारे में एडवांस लेवल में बताया जाएगा। जो पद विन्यास है वैदिक वास्तु के हिसाब से भी, मतलब मॉडर्न वास्तु तो सही है, उसके साथ में वैदिक वास्तु के हिसाब से भी जो पद विन्यास होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फिर भूमि और प्लॉट का वास्तु, क्योंकि अभी मॉडर्न जो मेट्रो सिटीज है वहां पर फ्लैट सिस्टम है, पर बहुत सी जगह अभी भी हम अपना प्लॉट और भूमि को लेकर अपना घर बनाते हैं, या आपकी फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्रीज होती है, या जो भी जगह होती है, रिजॉर्ट्स बनते हैं या जो भी, तो भूमि और प्लॉट का वास्तु कैसे किया जाता है। उसके बाद में वास्तु में वेद लगते हैं। वेद मतलब कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। मान लीजिए आपकी वास्तु बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी हमें उसका फल क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि कहीं से हमें वेद यानी हिट हो रहा है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। एनवायरमेंटल वास्तु, ये टॉपिक बहुत कम लोग कवर करते हैं कि एनवायरमेंट के बेसिस पे वास्तु में क्या चेंजेस आते हैं, उसकी प्रिडिक्शन में क्या चेंजेस आते हैं, एनवायरमेंट का क्या रोल है वास्तु में सबसे बड़ा, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर रेजिडेंशियल वास्तु तो है ही, कि मतलब जो हम जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस घर में हम निवास करते हैं, उसका वास्तु है। फिर देखिए वास्तु जब हम करते हैं तो सब एनर्जी का खेल है, सब हम एनर्जीज को चेक करते हैं। तो इसमें एडवांस डाउजिंग सिखाई जाएगी, यानी एनर्जी को हम किससे चेक करते हैं, हम पेंडुलम डाउजिंग से करते हैं, फिर हम एल रॉड से करते हैं, उसके बाद में ऑरा स्कैनर होते हैं, लेकर एंटीना होते हैं। तो एडवांस डाउजिंग सिखाई जाएगी कि किसी जगह की हम भूमि का परीक्षण तो कर रहे हैं, पर ये डाउजिंग से हम उस पर स्टैंप लगाते हैं कि हाँ यहाँ की ये नेगेटिव एनर्जी है, कितनी नेगेटिव है, और उसके बाद में हमने उस चीज को करेक्ट कर दिया रेमेडीज से या किसी भी तरह से। अब उस डाउजिंग के थ्रू हम देखेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ की ऊर्जा जो है पॉजिटिव हो गई, तो एक क्लाइंट का भी हम पे भरोसा बैठता है, विश्वास बैठता है, जब उनके सामने हम ये चीजें करके दिखाते हैं। और ये डाउजिंग ना केवल वास्तु में बल्कि अपने जीवन के अलग अलग चीजों में हमें काम आती है। उसके बाद सॉरी, एक मिनट, सॉरी। उसके बाद में फिर हम एलिमेंटल बैलेंसिंग, जो पंच तत्व है उनको बैलेंस कैसे करें। अभी हमारा घर जरूरी नहीं है
कहीं पर हो सकता है अग्नि ज्यादा हो, कहीं पर जल तत्व ज्यादा हो। सर 1 मिनट आप कंटिन्यू करिए जरा, मैं पानी पीकर आती हूँ। हाँ हाँ। तो इसमें इस तरह से हम ये सब टॉपिक्स जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो कवर करेंगे, और उसके साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं सिखाएगा वो है कंसल्टेंसी कैसे करनी चाहिए। तो हर एक सेशन में मैं मेरे एक्सपीरियंस का, मेरी कैरियर के एक्सपीरियंस पर आपको कंसल्टेंसी के लिए टिप्स दूंगा। वो इसमें कहीं नहीं लिखा है। वो एक आपके लिए वैल्यू एडिशन रहेगी कि एक सक्सेसफुल कंसल्टेंट कैसे होना करना चाहिए। इसके अलावा नीतू मैडम भी करीब 35 साल का एक्सपीरियंस रखती है, मैं भी 40 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, और हम लोगों ने वास्तु बोर्ड ये हुए हैं, तो हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी हम इसके साथ शेयर करेंगे। जी तो सर। इस तरह से आप ये हमारे जो एक्सपीरियंस है उसे सीखकर अपने को और एक सक्सेसफुल बना हम्म। सकते हैं। तो नीतू मैडम, मैंने अभी जो बताया इनको कि हम दोनों नहीं हमारे जो सुना सर, एक्सपीरियंसेस मैंने है सुना। वो भी शेयर करेंगे। इसके बाद में हेलो। हम मैप पे कैसे वर्किंग करेंगे। देखिए अभी हमारा प्रैक्टिकल काम हो गया कि हम जो मैप लेंगे उस पर हम किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि बिना मैप के काम नहीं होते हैं। कोई इमरजेंसी में छोटा मोटा कुछ बताना तो बात दूसरी है। अभी जैसे कोविड आया था उस टाइम में कोई इंसान कहीं जा नहीं सकता था, तो ऑनलाइन वास्तु भी होनी प्रारंभ हुई। तो मैप्स में किस तरह से काम करके आप यहीं बैठे चाहे इंटरनेशनली भी लोगों को गाइड कर सकते हैं। इसके बाद में जियोपैथिक स्ट्रेस, ये चीजें बहुत सुनने में अब आती हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है और उसके क्या असर होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां या लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उसको करेक्ट करें। जियोपैथिक स्ट्रेस होता क्या है सबसे पहले इसके बारे में बताया जाएगा। फिर वास्तु दोष, हमारे जो भी प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, जिसमें भी है उसमें पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि दोष है क्या और वो दोष किस दिशा से आ रहे हैं। क्योंकि जब तक हम डायग्नोज ही नहीं करेंगे तो हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। तो वास्तु दोषों को आइडेंटिफाई करना और बाद में उसको करेक्ट करना। फिर यूटिलिटी प्लेसमेंट है कि हम जो अपने घर में बहुत से सामान यूज करते हैं, आज छोटी छोटी है, फ्रिज है, टीवी है, माइक्रोवेव है, एसी है, या बहुत सारी जो हम यूटिलिटी की चीजें होती हैं, इनको कहाँ प्लेस करना होता है। हम नोइंगली अननोइंगली अपने घर के हिसाब से चीजों को प्लेस कर देते हैं। कभी कभी वो चीजें हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देती हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन सी चीज राइट प्लेस पर कहाँ पर रखनी है, जो हमारी यूटिलिटी की चीजें हैं। उसके बाद में फिर 45 देवतास का ओवरव्यू। 45 देवतास देखिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है। चैप्टर मतलब क्या है, एक अपना बहुत बड़ा कोर्स है। थोड़ा हमने फाउंडेशन कोर्स में भी इसको कवर किया है, इसमें भी 45 देवतास को कवर किया जाएगा। फिर एडवांस रेमेडीज, क्योंकि रेमेडीज करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कोई एलोपैथी का होता है, कोई होम्योपैथी का होता है, कोई हमारा आयुर्वेदिक होता है। तो हर एक की अपनी अपनी रेमेडीज होती हैं। पुराने जमाने में फिर भी तोड़ फोड़ पॉसिबल थी, आज के जमाने में फ्लैट सिस्टम में हमें रेमेडीज का ही सहारा लेना पड़ता है। जहां आपकी एंट्री है, जहां टॉयलेट बाथरूम है, जहां किचन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एडवांस लेवल की रेमेडीज सिखाई जाएंगी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइव केस स्टडीज, क्योंकि जो आपने थियोरेटिकली सीखा है उस चीज को प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो केस स्टडीज आपके साथ में शेयर की जाएंगी। तो बड़ा ही ब्यूटीफुल कोर्स है। और ऑलरेडी तो इसमें नीतू जी मैडम आप पानी पीने गई थी, तब मैंने कहा था कि नीतू मैडम और मैं हमारे एक्सपीरियंसेस भी थोड़े शेयर करेंगे और कैसे सक्सेस अपने कंसल्टेंट। जी सर। अभी मतलब ये लाइन ऐसी है कि इस लाइन में ये नेवर एंडिंग जर्नी है। हम इतने सालों से कर हैं और अभी भी हम अपने आप को स्टूडेंट ही बोलते हैं, और समझना ही चाहिए और सीखना ही चाहिए। तो जितना एक्सपीरियंस हम लोगों का है वो भी इसमें ऐड ऑन होगा, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली इसी लाइन में हैं। जयेश सर या मैं हूँ और विशाल सर तो है ही जो इस कोर्स को कंडक्ट कर रहे हैं। तो बड़ी ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली है। तो ये 19 जनवरी को रात को 9 बजे से शुरू होगा। हफ्ते में 2 या 3 सेशंस हुआ करेंगे। और इसकी 15-16 के करीब क्लासेस हैं, 16 क्लासेस हैं टोटल में। और कभी देखिए होता है तो एक आधी क्लास आगे बढ़ सकती है, कि कई बार होता है Q&A ज्यादा होता है, या कई बार डिटेलिंग में जाने शुरू पड़ते हैं तो ज्यादा भी हो जाती है थोड़ी बहुत। और कोर्स की फीस जैसा बताया 7,200 है।
स्कैनिंग इसमें दी हुई है। और जैसा कि हमने केपी के कोर्स के लिए बताया, उसी तरह से स्कैन करके पेमेंट करके ध्रुव के पास में और जयेश सर के पास में आपको उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। राइट सर? QR कोड से पेमेंट करें या जीपे पर मेरे नंबर से पेमेंट करें, उसका स्क्रीनशॉट मुझे अवश्य भेजें कंफर्म करने के लिए कि पेमेंट मिल गया है कि नहीं, और बाद में मैं कंफर्म करूं, उसके बाद ध्रुव को अपनी डिटेल के साथ स्क्रीनशॉट भेजना है। और अभी आज जो पढ़ाया गया है या इन दोनों कोर्सेज के बारे में किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अपना जूम हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कुछ भी जानना है इसके बारे में तो केपी का कोर्स, वास्तु का कोर्स या आज दिलीप सर ने जो भी पढ़ाया है, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो जूम हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी प्रवीण कुमार जी, पूछिए आप। मैडम इसके डेज क्या रहेंगे? मोस्टली ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रहेंगे वास्तु के, और केपी का संडे। ओके, थैंक यू मैम। जी, फिर बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जय सर। दिलीप देवरे सर, आपके आशीर्वाद भी हमको दे दीजिए और स्टूडेंट्स को भी। तो अगले रविवार से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे आपके साथ, आपके मार्गदर्शन में। स्क्रीन निकाल दीजिए तो मैं बात कर हाँ, सकूं। अरे ध्रुव स्क्रीन रिमूव करो। हाँ जी, आपको और कुछ पूछना है किस चीज़ के लिए? कोई समस्या है? देखिए नोट्स हैं। सर आप, वो तो समस्या कहाँ होगी, लेकिन मार्गदर्शन के लिए किसी को कुछ पूछना है। नहीं, ऐसा है कि देखिए, हम लोग जब भी स्टडी किए थे केपी का, तब हाथ से ही सब निकालते थे, तभी कोई कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह नहीं था, ना मोबाइल था। तो 1978 ऑनवर्ड वहाँ पर हमने पूरे हाथ से जो प्रैक्टिकल किया था, सब कैसे निकालना, भाव कैसे निकालना, वो पूरा प्रैक्टिकली किया था। आज हमारे पास सुविधा है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो आपको चार्ट दिखाया जाएगा और उस चार्ट के ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद में उसको बहुत आसान बना दिया गया है। तो आप भी घर में जैसे कंसल्टेंसी करेंगे तो कोई भी गणित की आवश्यकता नहीं है, हमारा फलित महत्व है। तो गणित की आवश्यकता क्या लगेगी कि ट्रांजिट में हमारी पोजीशन क्या है, लेकिन चार्ट पढ़ते समय हमारे को जो सिचुएशन हमने बर्थ टाइम लिया है, वही सिचुएशन का हमारे जीवन का फलादेश अकॉर्डिंग टू पिन पॉइंट केपी से होगा। दूसरी बात आपको बताता हूँ, जो लोग केपी सीख के आए हैं, 2 का 7 वहाँ बैठा है, वहाँ से वहाँ बैठा है, वो यहाँ पर नहीं रहेगा। वो सब जो है ना, वो मिक्सचर है, उसमें कोई फलादेश नहीं मिलेगा। उसका सब उसके पास है, उसका सब उसके पास है, कोई किसी के पास नहीं होता है। पिन पॉइंट के अंदर थ्रू जो भी डायरेक्शन है वो वेरी थ्रू रहेगा। और जहाँ पर हम LSRD का यूज़ करेंगे, LSRD से अच्छा क्या है कि हम 249 का यूज़ करेंगे। 249 एक्यूरेसी है, जो दिल के अंदर जो नंबर होता है उस आधार पर पत्रिका बना के उसके ऊपर प्रेडिक्शन करना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। LSRD से भी बहुत अच्छा रहेगा। क्या है, कई लोगों ने अब आगे बढ़ाते बढ़ाते कंफ्यूज कर दिया है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर केपी वापरना ही लोग छोड़ दिए और सब सारे केपी के विद्यालय जो है, सारे बोला हूँ मैं, सारे विद्यालय बंद हो गए हैं। एक्चुअली सर इसमें क्या है, मैथ्स का पार्ट काफी डिफिकल्ट होता था, लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर ने वो चीज बहुत ही आसान कर दी है। पर हमें एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि ट्रांजिट को यूज करते टाइम, अब अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी कर सकते हैं, पर जिनको इसमें कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आती है तो अपने सॉफ्टवेयर से बहुत आसानी से कर सकते हैं। और फ्री के भी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे अच्छे उपलब्ध हैं, जिसके बारे में गाइडेंस दी जाएगी। और ऑफ कोर्स कि मतलब ये डिटेल में बहुत अच्छे से कोर्स समझाया जाएगा, क्योंकि कोई चीज को पिन पॉइंट करना, और वो भी इस लेवल का पिन पॉइंट करना आसान नहीं है। जी सर। वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि दिलीप देवरे सर ने ये स्वयं केपी सर, कृष्णामूर्ति सर से ही सीखी है। तो ये बाद में जो मतलब फॉलोअर्स ने सब मतलब आगे पीछे कर दिया है, तो सर के पास वो प्योरिटी है जो ओरिजिनल है।
और इसीलिए 78 वो अपने में को हम वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगा। जी जी 78 में हम वहाँ पर बॉम्बे में एस.के. पाटिल का जो गार्डन है उसके पीछे जो हमारा स्कूल था, मैं बचपन में भी वहीं पढ़ा था 1957 में, और उसके बाद में भी हमने वहीं पर कृष्णमूर्ति जी पढ़ाते थे। बाद में वो भारतीय विद्या भवन में आए, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत अभ्यास किया, उन्होंने स्वयं ये रचना तैयार की है और काफ़ी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने फलादेश दिया है। तो वहाँ पर पूरा हैंड वर्किंग था, आजकल वो नहीं है। आजकल हमको सॉफ्टवेयर रेडी है और सॉफ्टवेयर में हमको सुविधा है, तो हम प्रेडिक्शन ताबड़तोड़ कर सकते हैं। खाली मालूमात होनी चाहिए कि ये सब क्या देगा, ये प्लैनेट उससे क्या प्राप्त करेगा, देने वाला मतलब हम और लेने वाला। यस, जी सर, हम कितने लकी हैं कि हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मतलब वाया वाया जब कितनी बार टीवी में गेम्स होते हैं ना कि एक के कान में दूसरे ने बोला, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। डायरेक्ट दिलीप सर, डायरेक्ट कृष्णमूर्ति सर से पढ़े हुए हैं, तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इनसे पढ़ने का मौका प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ पर आए और हमको इतना सब बताया, और आगे आपके बहुत बहुत सानिध्य में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। तहे दिल से धन्यवाद, और सब स्टूडेंट्स का भी अभी बहुत बहुत धन्यवाद जो इधर जुड़े हैं, सब सुन रहे हैं और जो सीखने के इच्छुक हैं। आप सबका स्वागत है आगे धन्यवाद। कोर्स के लिए। मैडम, ऐसा है, कृष्णमूर्ति कहते थे हमारे स्टूडेंट को कि जाके प्रचार करो। तो डोंबिवली में एक लड़का रहता था, उसने किताब भी लिखी है और वो काफ़ी अच्छी तरह से, अभी नहीं है लेकिन अच्छी तरह से वो केपी का जानकार था। एक छोटे छोटे प्रश्न थे, जब लाइट चली जाती थी तब कभी आएगी, पानी कब आएगा, बारिश कब आएगी, ऐसे सारे प्रश्न उस समय में सिखाए। तो अभी मॉडर्न युग हो गया है पूरा, जी समझे। जी। और तो ये मैं जब भी, एलएसआरडी और ये जो 1 to 249 है, ये प्रश्न यस कुंडली के लिए मुरारी और ये सब का प्रयोग यस किया जाता है। बड़े यस, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही एक्यूरेट, और सामने वाला हैरान हो जाता है कि इन्होंने कैसे बता दिया कि मतलब लाइट कब आएगी, कि हमारे कोई, हम किसी कुरियर का इंतजार कर रहे हैं, वो कब आएगा, या हमारी कोई चीज खो गई है, या चोरी हुई है कि गुमी है, कब मिलेगी। मतलब इतना ब्यूटीफुली पिन पॉइंट करके बताया जाता है। जी सर। थैंक यू। तो जी, धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी, तो तो जिसको भी कोर्स ज्वाइन थैंक करना यू है, दिलीप सर, थैंक यू नीतू मैडम, थैंक यू, थैंक यू ऑल फॉर थैंक यू, ज्वाइनिंग। सबको यस, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। तो कोई बात नहीं, और हमारे विद्यार्थी हैं उनको सबको नमस्कार। और अभी हम क्लास एंड कर रहे हैं, तो आप जी आइए, संडे को और भी हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, थैंक नमस्ते, यू सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। ध्रुव, ध्रुव मीटिंग एंड करो।